सर क्यू एन ए का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत से लोगों के एसईओ एंड ब्लॉगिंग से लेके ना काफ़ी सवालात थे। अब जाहिर सी बात है, बीच में ईद आ गई थी और कुछ इवेंट्स भी थे जिसकी वजह से ना सबको जवाब देना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा क्यू एन ए किया जाए, इसमें लोग अपने जो उनके सवालात हैं वो बता दें तो उनके आंसर्स दे दिए जाएँ और रिकॉर्ड भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बाद में जो है ना काम काम आ जाता है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन का बताएं, नजर आ रही है? सही। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मतीन ने सबमिट किया था। क्या जो हम ब्लॉग पब्लिश करते हैं यानी आर्टिकल्स, उन सब के लिए बैकलिंक करने होते हैं यानी बनाने होते हैं? अगर यस तो कितने बैकलिंक बनाने होते हैं? देखिए, आप जो भी आर्टिकल लिखते हैं ना, उनमें लेट सपोज आपने 50 आर्टिकल्स लिखे या 100 आर्टिकल्स लिखे। अब अ, उसमें आपके जो आर्टिकल्स रैंक हुए और जिन आर्टिकल्स पे आपके पास मेजर ट्रैफिक आ रहा है, तो उन आर्टिकल्स की रैंकिंग को सस्टेन करने के लिए ना, तो आपने क्या करना होता है कि उस कीवर्ड पे आपने ये देखना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो जो रैंक हुए हुए हैं, आपने उनका यूआरएल जो है ना वो सैंडविच या फिर एच और एफ के अंदर डालना है और साइट एक्सप्लोरर में, और वहाँ से ना उन पेजेस के बैकलिंक्स निकालने हैं। अब जब उन पेजेस के बैकलिंक्स आपके सामने आ जाएंगे ना, तो आपने उनसे जो बेटर है ना वो बैकलिंक बना लेना, ताकि आपका जो वो पेज है ना वो सस्टेन करे। वो पेज जो है वो अगर कोई इसको आउटरैंक करना चाहता है तो वो इतनी आसानी से आउटरैंक ना करता है उसको। वो आपके पेज को ना एक एक्स्ट्रा समझने के रिकमेंडेशन मिल जाएगी गूगल की तरफ से। इन शॉर्ट बात ये है कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो रैंक्ड आर्टिकल्स हैं, ये नहीं कि जो रैंक नहीं हुए आप उन पे भी बनाएं। जो आपके आर्टिकल्स रैंक हो गए हैं, जिनसे आपकी वेबसाइट पर मेजर ट्रैफिक आ रहा है, आपने उन आर्टिकल्स, जो कॉम्पिटिटर्स के जो वो आर्टिकल है ना, उनके बैकलिंक्स निकालने हैं उसी पेज पे, और आपने उनसे बेटर बैकलिंक्स बना लेना है। सही है। अच्छा, अब मतीन का जो दूसरा सवाल है वो है, वो वो क्या मैट्रिक्स है यानी वी आर ट्रैफिक वगैरह जिस पर हमें लिंक सेलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी वेबसाइट पर, और रेट्स क्या होने चाहिए? देखा, मैंने इसके ऊपर लेक्चर के अंदर ना बड़ी डिटेल में बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो होती है एज, आपकी साइट की एज, वो कम से कम 8 मंथ्स होनी चाहिए। फिर आपकी ट्रैफिक कंसिस्टेंसी होती है। सही है। ट्रैफिक कंसिस्ट खाली ट्रैफिक नहीं, लेट सपोज आपके पास वेबसाइट पे 8 महीने हो गए आपकी वेबसाइट को बनेगी, और आपकी वेबसाइट पे 5,000 ट्रैफिक आ गए पर मंथ अकॉर्डिंग टू एच। अब वो 5,000 जो ट्रैफिक है वो अगले महीने 3,000 हो गया, उसके अगले महीने 1,000 हो गया, फिर उसके अगले महीने जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो या वो ऐसे नहीं मान लें कि वो 3,000 हुआ उसके बाद वापस 5,000 हो गया, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो 5,000 था, वो 3,000 पे आया, 2,000 पे आया, 500 पे आया, वापस 1,000 पे चला गया, वापस 500 पे आ गया, फिर वापस
2000 पे चला गया, ये कंसिस्टेंसी नहीं होती ट्रैफिक की। ट्रैफिक का जो चार्ट है ना, वो आपका कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा होना चाहिए। तो ट्रैफिक का ट्रैफिक का खाली होना जो है, इससे जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका ट्रैफिक कम से कम कंसिस्टेंट रहना चाहिए 8 मंथ्स, 8 भी नहीं, 6 मंथ ट्रैफिक कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है ना, वो आती है यार। अब लेट्स सपोज आपका वेबसाइट 8 मंथ्स ओल्ड है, उस पर कंसिस्टेंट ट्रैफिक भी है, दो चीज़ें पास हो गई आपकी। तीसरी चीज़ ये कि आपकी वेबसाइट का जो डोमेन रेटिंग है वो अंडर 10 है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि आपकी साइट की जो एक पोस्ट की जो प्राइस है ना, वो समझने कि वो अंडर 30 फॉल करेगी, 30 के अंदर रहेगी। अब आपका ये मैट्रिक्स भी अच्छा है, 8 महीने के बाद जा सकते वो 9 मंथ भी हो गया, 10 मंथ, ये तो बढ़ता जा रहा है ना। इसके अंदर आपको कोई एफर्ट नहीं दिखानी, क्योंकि एज तो टाइम के साथ बढ़ेगी। नो एफर्ट। देखो, ट्रैफिक के अंदर एफर्ट रिक्वायर्ड है। अब 8 से 10 महीने हो गई, ट्रैफिक आपका 5000 है, चले वो 5000 स्टेबल लग रहे, वो 4000 पे आ गया तो वो वापस 5 या 6 पे भी चला जाए। ऐसा नहीं कि वो कंसिस्टेंसी से डाउन होगा, कंसिस्टेंसी से ऊपर जाए, या तो वो कम से कम स्टेबल रहे। यहाँ पे आपकी ये एफर्ट होनी चाहिए। अब तीसरी चीज जो है वो, जो आपकी अथॉरिटी है साइट की, अथॉरिटी स्कोर कह लें या डोमेन रेटिंग एक्स वाई जो भी कह लें, वो अगर आपका 10 है तो आपको कम से कम इस प्राइस रेंज के अंदर आपकी पहुंच जाएगी। लेकिन जब वो आप उसको बढ़ाते हैं, वो 20 पे चला जाता है, जैसे टाइम बढ़ता है 30 बढ़ती है, आप बैक लिंक्स बनाते हैं तो वो भी बढ़ती है। वो 20 पे गई, प्राइस आपकी 80 पे चली गई। ये 40 प्लस हो गई या 40 पे चली गई, प्राइस आपकी 80, 80 के बीच में कहीं आ जाएगी। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा होगा, ये मार्केट की वैल्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक वैल्यूएशन बता रहा हूँ जो मार्केट के अंदर एक वेबसाइट की वैल्यू होती है इन इन मैट्रिक्स के ऊपर। जब आपकी साइट 60 प्लस डोमेन अथॉरिटी पे चली जाती है या डोमेन रेटिंग पे, तो यहाँ पे आपकी जो प्राइस होती है ना, वो कम से कम डबल या उससे ज़्यादा हो जाती है। आपकी प्राइस हो जाती है 150 प्लस। अब 150 प्लस जो है वो डिपेंड करता है आपकी निश पे। अगर आपकी निश एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है या गेमिंग है, तो इस मैट्रिक्स के ऊपर आपकी जो 60 PR की साइट होगी, उसकी एज 1 साल है, 2 साल है, उसका ट्रैफिक कंसिस्टेंट है 6 महीने से, तो उसकी प्राइस जो है वो 250 से 300 डॉलर भी हो सकती है। और अगर वो टेक साइट है या जनरल पे तो खैर हम काम ही नहीं करते, ना उसको मानते हैं, या बिजनेस है, तो इस पे जो प्राइस होती है ना, वो इस स्टेट्स के ऊपर तकरीबन 150 प्लस से लेकर 250 डॉलर तक जाती है। सही है। तो आपका जो साइट लॉन्च करने जब आप डोमेन ले लेते हैं ना, यहाँ से आपकी ये एफर्ट खत्म हो जाती है। आपने डोमेन रजिस्टर कर लिया, अब उसकी एज दिन ब दिन बढ़ेगी। यहाँ पे आपका आपकी एफर्ट होती है, आपने अच्छा कंटेंट बनाना है टॉपिकल अथॉरिटी के हिसाब से, टॉपिकल मैप के हिसाब से। ये आपकी एफर्ट है जो टाइम टू टाइम जब आप कंटेंट डालते रहोगे ट्रैफिक बढ़ता रहेगा।
साथ में आपके जो पेजेस हैं जिन पे जो स्टेबल हो गए हैं टॉप 3 टॉप 5 के अंदर, आप उनके बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कर दोगे उन स्पेसिफिक पेजेस के। और डीआर के लिए आपको क्या होता है कि आप साथ साथ जब 3 महीने या आपकी साइट हो गई, 5 मंथ्स हो गए, लाइफ हो गए, तो आप फिर बैकलिंक्स बनाने लग जाते हैं। और आपने कम से कम गैस पोस्ट लेनी है, लेकिन अच्छे से अच्छी लेनी है, सस्ती नहीं लेनी, अच्छी वाली लेनी है। इन्वेस्ट आपने अच्छी जगह अच्छी गैस पोस्ट पे करनी है। तो इससे आपकी ऑर्गेनिक डीआर जैसे 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 बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, एज बढ़ती गई, टॉपिकल मैथ और कंटेंट के जरिए ट्रैफिक बढ़ता गया, और टाइम के साथ जो आप बैकलिंक बनाते गए आपकी अथॉरिटी बढ़ती गई। जब अथॉरिटी बढ़ती गई तो आपकी प्राइस जो $30 थी वो 50 पे आ गई, 50 से 60 पे, 60 से 150 पे। एक टाइम आता है आपकी वेबसाइट 5 साल 6 साल पुरानी हो जाती है। फिर क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से उसकी कीमत मारते हैं। आप कम से कम लोगों को गैस पर देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में, $500, $600। तो ये चीज़ है। 2 सवाल हो गए, ये समझ में आ गया आप लोगों को? आप किसी भी चीज़ की साइट को वाइट कोडिंग से बना सकते हैं। वाइट कोडिंग इज बेसिकली फॉर डेवलपिंग अ वेबसाइट, नो मैटर व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेबसाइट। अब थर्ड सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल है मतीन भाई, अच्छा आपके 4, मतीन का एक और सवाल है। एक दिन में हमें कितनी गैस को सेल करनी चाहिए, और अपनी वेबसाइट पे लिंक सेल कर रहे हैं लेकिन इसी स्पीड से अपनी वेबसाइट पे लिंक्स नहीं बना रहे। इससे इनबाउंड एंड आउटबाउंड लिंक्स का रेशो डिस्टर्ब होगा, तो इससे साइट पे बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? ठीक है, इससे बिल्कुल बुरा असर पड़ेगा। जब मैं आपको इसकी बताता हूँ, इस चीज़ को बैलेंस किया जाता है कैसे। आपने आप अगर एक एक दिन में एक गैस को सेल कर रहे हैं ना, एक दिन में एक गैस को सेल कर रहे हैं, 1 गैस। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला, आपने 10/2 के रेशो पे चलना है। यानी कि आप डेली जितने आर्टिकल डाल रहे हैं ना, उसका 20% आप जो है आर्टिकल, पेड आर्टिकल डाल सकते हैं। अगर आपने एक दिन में एक आर्टिकल एक लगाया, आपको 5 ऑर्गेनिक आर्टिकल्स पब्लिश करना होंगे, समझे? अब ये एक पहला सवाल है जिसका आपको जवाब है। यानी अगर आप 2 आर्टिकल दे रहे हैं पेड, तो आप कम से कम 6 से 7 गैस पोस्ट अपनी वेबसाइट वो आर्टिकल्स अपनी साइट पे लगाएं। सही है। और अब आपने लेट सपोज कि, अच्छा, इस चीज़ को आपने अपनी गाइडलाइंस के अंदर बिल्कुल रखना है कि आपने एक आर्टिकल में एक ही डू फॉलो लिंक देना है। आपको अपनी वेबसाइट को मार्केट वेबसाइट नहीं बनानी कि दो दो तीन तीन डू फॉलो लिंक दे रहे हैं। तो अगर बंदा बोलता है भाई हम 2 डू फॉलो लेंगे, आप उसको बोले नहीं, मैं ये हमारी गाइडलाइंस में है ही नहीं। क्योंकि जब आप लालच करेंगे ना, तो आपकी जो साइट है ना उसको लॉस होगा। वो लोग इसी यही हरकतें करते हैं जिसकी वजह से गैस पोस्ट की साइट जो थी ना 8 साल, अब 8 महीने 1 साल में खत्म हो जाती है। तो अब लेट सपोज आपने 30 आर्टिकल 30 दिन में पेड आर्टिकल लगाए, तो यानी आपने कम से कम जो है वो 90 to 100 आर्टिकल अपने ऑर्गेनिक आर्टिकल्स लगाए। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि 30 आर्टिकल है तो 30 आपके एक्सटर्नल लिंक चलेगा, आउटबाउंड होगा लिंक। तो आपने क्या करना है कि आपने इनके साथ में ना बैक लिंक्स भी बनाने हैं। कम से कम अगर 30 है तो आप 10 बैक लिंक बनाएं। और आप ये कोशिश करें कि आप जिस वेबसाइट से बैक लिंक लें वहाँ से आप 2 डू फॉलो बैक लिंक। अब होता क्या है कि इस
आपके आपने जो पेड बैकलिंक्स दिए वो तो आपने 30 दिए, लेकिन आपने जो लिए वो आपने 10 लिए या 20 लिए। तो इसकी वजह ये कि जब आप किसी को बैकलिंक देते हो ना, जो इनबाउंड होता है ना, जो आउटबाउंड लिंक होता है ना, उसका वेट इनबाउंड लिंक जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा होता है ना उसके मुकाबले में 80% कम होता है। समझ रहे हो? यानी कि अगर आपका आपने एक बैकलिंक अपनी साइट के लिए बनाया, तो आप कम से कम 4 या 5 डैश पोस्ट या एक्सटर्नल लिंक या किसी को लिंक अपनी साइट से दे सकते हैं। अच्छा, गूगल मतीन का चौथा सवाल है, गूगल एनालिटिक्स क्या है? क्या ब्लॉगिंग के लिए हमें यूज़ करना आना चाहिए? क्या आप अपनी साइट के लिए यूज़ करते हैं? क्या गूगल एनालिटिक्स सीखने के लिए भी एक सेशन होना चाहिए? इज इट इम्पोर्टेंट? नहीं, गूगल एनालिटिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसकी वजह है क्योंकि हमें हमें ना बेसिकली गूगल के ट्रैफिक से कुछ भी लेना देना। गूगल के ट्रैफिक से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारे लिए गूगल सर्च कंसोल जो है ना वो इनफ है। क्यों? क्योंकि हमने जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना, जो चीज़ हमारी गैस लॉगिन के अंदर, वो टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 4 मिलियन इम्प्रेशन, लेट्स सपोज हमारे पास वन 1 मिलियन यानी 10 लाख इम्प्रेशन 28 दिन में आते हैं। तो जो एच या सैमरस होगा ना, वो इसका कम से कम 0.10% ट्रैफिक जो है ना, एस्टिमेट एक एस्टिमेटेड ट्रैफिक बना के वो अपने उस पर दिखा देगा, इस टैक्स पे या अपने जो उसके इंडिकेटर्स होते हैं ना वहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया हमारे पास ट्रैफिक 5,000 10,000 भी है, तो वो मोर देन इनफ होता है पर पोस्ट पे 100 या $150 बनाने के लिए। तो इसीलिए हम मेजरली जब टारगेट करते हैं ना किसी भी कीवर्ड को, तो हम अगर टॉप 20 में भी बैठे हुए हैं ना, तो हमारे पास कुछ ना कुछ इंप्रेशंस की बेस पे ट्रैफिक शो हो रहा है। तो इसलिए जो गूगल एनालिटिक्स है ना, उसकी लॉजिक हमारे लिए नहीं। वो गूगल एनालिटिक्स का जो इस्तेमाल है ना, वो अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं या आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जो आप एडसेंस से पैसा कमा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो फिर उसकी मोनिटाइजेशन को जो है वो मेजर करने के लिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें कन्वर्जेंस को देखने के लिए वो फिर गूगल एनालिटिक्स का काम जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो उसके अलावा फिर आप किसी और चीज़ पे जा नहीं सकते। सही है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है खाली कौन सा टूल? गूगल सर्च कंसोल। और उसका भी जो है वो आपका जो है इंप्रेशन वाला जो सेक्शन है, इंप्रेशन आपको डाउन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मोहम्मद उमर के सर क्वेश्चन है, मैं इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हूँ और अभी स्टार्ट करने लगा हूँ। एआई की वजह से नियरली 60-70% ट्रैफिक डिक्लाइन हुआ है इंफॉर्मेशन कंटेंट में। इवन गूगल सर्चेस में मैं खुद गूगल पे नहीं जाता, चैट जीपीटी करता हूँ चीज़ें। तो आपको क्या लगता है इस फील्ड पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है एआई की वजह से, और अब इस फील्ड में इंटर होना सही है या नहीं? यार देखें, चैट ऐसी बात नहीं है कि जो मेजर चंक है वो चैट जीपीटी पे चला गया। अभी बहुत सी ऐसी मतलब वो है, नंबर ऑफ पीपल हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, जो चैट जीपीटी के सही इस्तेमाल को नहीं जानते, या वो चैट जीपीटी पे हर चीज़ पूछने के लिए नहीं जाते। अब जहाँ तक सवाल है इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए था, तो अगर आप ऐसी ब्लॉगिंग वो वाली सीख रहे हैं जो हम यहाँ पे जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया ना
कि हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि हमारा जो आर्टिकल है वो टॉप 5 में रैंक है या नहीं है, वो टॉप 10 या टॉप 20 में भी है, और उसमें उसके ऊपर AI ओवरव्यू का बॉक्स भी है। तो हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका आर्टिकल अगर टॉप 20 में है तो आपका इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। यानी कि अगर यूज़र आता है और वो सर्च करता है कोई भी टर्म, तो वो सर्च करने के बाद सिर्फ AI ओवरव्यू का वो सेक्शन या बॉक्स नहीं देख लेता, वो पेज नीचे तक आता है। उसमें से अगर 100 लोग हैं तो 50 से 40 लोग ऐसे होते हैं जो सेकंड पेज तक भी जाते हैं, तो वो आपका इंप्रेशन जो होता है ना वो काउंट हो जाता है गूगल सर्च कंसोल में। लेकिन Ahref जो है ना, या सैमरस, वो कभी उसको इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि आपका यूजर सेकंड पेज पे गया या नहीं गया। आपका कीवर्ड सेकंड पेज पे पड़ा है, आपका आर्टिकल सेकंड पेज पे है, आपकी वेबसाइट सेकंड पेज पे पड़ी हुई है, वो Ahref उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको एक इंप्रेशन काउंट कर लेगा, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक उससे उसमें से एस्टिमेट कर देगा बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम। अब लेट सपोज एक कीवर्ड है, उसका सर्च वॉल्यूम है 10,000, और इस 10,000 वाले कीवर्ड पर आपका जो आर्टिकल है वो सेकंड पेज पे 18, 19 या 20 नंबर पर बैठा हुआ है। तो जो Ahref होगा ना, वो कम से कम 100, 200 या 300 जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो काउंट कर देगा, कि वो एक अंदाज़ा लगा लेगा कि भाई इस बंदे की वेबसाइट पे जो टॉप 20 में बैठी है, इस पे कम से कम जो है ना, अगर इस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो 10,000 है, तो 200 बंदे तो इसकी वेबसाइट पे जाते ही होंगे महीने। तो पॉइंट क्या हुआ कि आप ChatGPT पे जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, यूज़र से हमें कोई लेना देना ही नहीं। यूज़र गूगल सर्च पे आए या ना आए, जब तक उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बना हुआ है आपके पास ट्रैफिक उसका एक तरफ से शो होता रहेगा। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, तो ये पॉइंट आप बताएं, आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं, ये तरफ और सैमरस की जो एल्गोरिदम है कैसे वर्क करता है। अच्छा, और बिल्कुल बनाए भाई साइड, आसरा निकाले, डरने का तो काम ही नहीं है ये बात है। ठीक है, एसईओ खत्म नहीं हो रही, एसईओ जो है ना वो एडवांस हो रही है, वो और ज़्यादा उस एसईओ के अंदर ना अट्रैक्शन पैदा की जा रही है कि लोग और हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर्वे अभी करंट जो है ना एसईओ की मार्केट $80 बिलियन की, और ये 2030 तक 180, 150 बिलियन पे जाएगी, ये एस्टिमेशन है। तो ऐसी तो नहीं चली जाएगी ना यार, अगर ऐसी डेड होती तो कहाँ से देंगे। अच्छा, हाउ टू फाइंड बेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज, हाउ टू फाइंड बेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर अवर साइट इफ अवर कॉम्पिटिटर्स हैव नॉट गुड गेस्ट पोस्ट। यार अगर आपके कॉम्पिटिटर के पास अच्छी गेस्ट पोस्ट है ही नहीं, तो फिर तो ये सबसे आसान स्ट्रेटेजी होगी ना आपके लिए कि आप रेलिवेंट 70% रेलिवेंट गेस्ट पोस्ट लें, 20% जनरल साइट के लिए, और 10% गेस्ट पोस्ट आप न्यूज या मैगजीन साइट के लिए। और मोहम्मद अली, आपका कंटेंट राइटिंग ICP मेथड फ्लॉप है। यार ICP वाला जो मेथड है ना, देखिए मैंने इसीलिए ना 3 मेथड बताए, और उसके अंदर मैंने ये चीज़ बड़ी डिफाइन भी की है। देखिए ICP वाला जो मेथड है ना वो बिजनेस और जो टेक्नोलॉजी साइट्स है ना उनके लिए बेस्ट है। बाकी चीज़ ये नहीं होती कि आपको जो चीज़ सिखा दी गई है आप उस एग्जैक्टली ना उसको उसी तरह से अप्लाई करें। आप जब तक सिखाई हुई इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे ना, तो चीज़ों से आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, और फिर आप सीखेंगे भी कैसे। क्योंकि हर चीज़ वो नहीं होती जो आपको कोई सिखा दे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप सीख रहे होते हो ना तो आप खुद भी सीखते हो। तो जब आप यकीनन जब आप सीखें, अब जैसे ICP वाला मेथड है, आप ने बोला ये फ्लॉप है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप उस उसमें जो वो चीज़ है वो जो फ्लॉप है आप उसको सही करें, और सही करने के बाद आप वो चीज़ हमें भी सिखाएं, ताकि हम भी जो है वो
कुछ सीखें। वैसी बात है, आप हमारी तो फील्ड ऐसी है ना कि आप मुझसे सीखा, मैंने किसी से सीखा, फिर कल को आप मुझसे अगर तजुर्बेकार हैं तो मैं आपसे भी वो चीज़ सीख रहा हूँ। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सीखने वाला जो फेस होता है ना, वो किसी के भी पास हो सकता है। आयशा नवीन का सवाल है, निश फाइनल करने के बाद हम एक टॉपिक फाइंड करते हैं और फिर ऐसी वेबसाइट ढूंढते हैं जिसका DADR 20 से कम लेकिन ट्रैफिक अच्छा हो। ट्रैफिक यानी कि 5000 कम से कम हो। उस वेबसाइट के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में जाकर पूरी कीवर्ड लिस्ट बना लेते हैं, फिर उन्हीं कीवर्ड्स में से 2 से 3 ऐसी वेबसाइट फाइंड करते हैं जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं। उन वेबसाइट की भी ऑर्गेनिक कीवर्ड लिस्ट बना लेते हैं और फिर उन तमाम वेबसाइट और कीवर्ड की मैपिंग करते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन ये कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो जो आर्टिकल किसी कीवर्ड पर रैंक कर रहा है, क्या हमें सैमरस में इस आर्टिकल का एग्जैक्ट यूआरएल एनालाइज करके इसके रैंकिंग कीवर्ड्स को अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहिए? आप कर सकते हैं। इसके जो रिलेटिव कीवर्ड है अगर आप वो दे दें तो आपका एक अच्छा आर्टिकल जनरेट हो सकता है। दे सकता है, ऑप्शनल है, कंपलसरी लाजमी नहीं कि आप ऐसा कुछ करें। क्योंकि चैट जीपीटी एक क्लाउड है, अगर आपने उसका प्रोफेशनल वर्जन लिया हुआ है तो वो अब इतने मतलब एफिशिएंट हो गए हैं कि वो खुद भी इन चीज़ों को एनालाइज कर लेता है और निकाल लेता है। अगर हम चैट जीपीटी प्रो यूज़ करें तो क्या ये पूरा प्रोसेस किस तरह से? हाँ बिल्कुल, यही बता रहा था। खाली आर्टिकल लिखवाएं जैसे बताया। अगर कोई फ्री चैट फ्री वाले के अंदर आपको मोस्टली चीज़ें मैनुअली देनी पड़ेंगी निकाल के ना। एबीसी एबीसी का मैसेज क्वेश्चन है कि एपी के साइट के लिए कंप्लीट ऑफ पेज रोड मैप बता दो एज लाइक अमेजन एपी के प्योर पिन पर ऐप अपलोड ही नहीं होती ऐप के रिलेटेड साइट की और सॉफ्टवेयर का एक लेक्चर करवा देना है। यार एपी के देखें, जाति तौर पे हमारे जो ये चल रहा है ना ब्लॉगिंग या एसईओ, इसका हिस्सा है नहीं ऐसे। और मैं आपको ये बोलूँगा कि एपी की साइट जो होती है ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती है। आपने अगर एपी की साइट रैंक करवा ली इसका मतलब आपको एसईओ आती है। अब जब आपको एसईओ आ गई है, वो एपी के साइट ने आपको बता दिया कि ये आपको एसईओ आ चुकी, तो अब आप जो है ना एक कुछ अच्छी वेबसाइट बनाए, कोई ब्रांडेड ब्लॉग बनाए, कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट लेके आए जो कि आपको आपका एक जो है ना कोई एसेट बने। एपी के साइड आपको कभी एसेट नहीं बन सकती। बाकी रोड मैप की जहाँ तक बात है, लेट सपोज आपकी एपी के साइट है, आप उससे रेलिवेंट गेस्ट पोस्ट लें। अगर आपकी एपी के साइट किसी वीडियो एडिटर के ऊपर बनी है तो आप वीडियो 4-5 अच्छी वीडियो एडिटर की साइट्स जो है वो मॉड एपीके की जो रैंक हो गई आप उनसे लें गैस पोस्ट, या निश एडिट ले लें। निश एडिट एपी के साइड में ज़्यादा काम करती है। फैजी का सवाल है, गैस पोस्ट वेबसाइट के लिए डॉट को डॉट यू के टीएलडी इतने ही अच्छे हैं जितने डॉट कॉम। लेकिन डॉट फॉर डॉट यू के डिपेंड करता है। अगर आपने अपनी वो गैस पोस्ट की साइट यूके के अंदर रैंक करवानी है, अगर आपने ग्लोबली या यूएस में रैंक करानी है तो डॉट कॉम। तो टीएलडी का कंप्लीटली जो वो एक वो है ना फार्मूला, वो लोकेशन की बेस पे होता है। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको यूके के अंदर यूके क्लाइंट्स को टारगेट करना है, आपका टारगेट निश टारगेट कीवर्ड्स यूके के हैं तो डॉट को डॉट यूके पे दे जाएं, अगर यूएस है तो डॉट कॉम पे, अगर ब्राज़ील है तो डॉट बी आर पे जाएं, और अगर पाकिस्तान है तो डॉट पी पे जाएं, और फिर आगे वाइस वर्सा जो भी है। एमएम का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, जीएससी ट्रैफिक जीरो है लेकिन बिन ट्रैफिक आ रहा है, साइट साइट है, साइट नहीं बताएगा यार ऐसे, ये अलग बात है, साइट नहीं बताए सर। इसके लिए कोई एड्स तो बता दें, और सर ये निश वर्क करेगा? इंफॉर्मेशन साइट पे क्वेश्चन को चलो अब आपने साइट दे दी तो चेक भी करो। साइट आपकी ओपन होती है ना फिर मैं आपको बताता हूँ।
आईसीपी मेथड अच्छा, अगर सही से अप्लाई करें तो आपकी जो साइट है ना वो खाली गूगल सर्च में नहीं, उसमें भी आएगी, एलएलएम्स में। माइक ऑफ मेरे कर को देना। सवाल जवाब पूछना था, सवाल जवाब पूछना है क्योंकि यार कॉफी रिपोर्ट था, मजीद डाउन हो जा रही है, समझ नहीं आई की चक्कर है, पे नहीं हो ही मुसलसल डाउन रही है। आप कौन बोल रहे हैं, आप पहले नाम बताएं। नुमान जफर, वेबसाइट की ट्रैफिक से अर्निंग एएसएफ के साथ और एड्स के साथ कैसे? एड्स के साथ देखिए, एड से कमाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट पे अच्छा अमाउंट लाना पड़ता है ट्रैफिक का। जो मतलब अगर लेट सपोज यूएस बेस्ड साइट है तो कम से कम 30-40 हज़ार का ट्रैफिक हो तो वो आपसे, आप एड से कुछ 500-600 या 1,000 डॉलर कमा लेंगे। एड्स की तरफ तो ना जाएं। साइट तो आपकी नहीं होती, नहीं मेरे पास। अच्छा, फायजा फायजा अली का सवाल है, मेरे आर्टिकल्स के कीवर्ड खत्म हो गए हैं, टोटल 50 आर्टिकल जो हैं, मुझे अब न्यू कीवर्ड रिसर्च करनी होगी, प्लीज उसका मेथड बताएं। और क्या हमको, जो देखें, जब आपके आर्टिकल खत्म हो जाए ना, मैंने एक तो इस पे ये बोला था कि कम से कम 100 या 150 आर्टिकल्स होने चाहिए। अब आपके आर्टिकल खत्म हुए हैं ना, आप एक कॉम्पिटिटर या दो कॉम्पिटिटर और निकालें, और अपने उस करंट कॉम्पिटिटर को भी देखा, वो यकीनन न्यू आर्टिकल जो है ना वो डाल रहा होगा। कि जो उसने न्यू आर्टिकल पब्लिश किए ना उनको एनालाइज करें और उस कॉम्पिटिटर को वापस एनालाइज करें, और उस कॉम्पिटिटर से और एक दो कॉम्पिटिटर निकालें। उस एक दो कॉम्पिटिटर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया, उनके कीवर्ड्स निकालें। और साथ में जो मैंने बताया था कि न्यूज़ कवर करें अपनी, उससे न्यूज़ से रिलेटेड, तो वो भी, उससे भी आपके बहुत से आर्टिकल्स और न्यू कंटेंट आपकी साइट पे आता है। और क्या हम एग्जिस्टिंग साइलोज में ही अपने न्यू क्लस्टर ऐड करने होंगे या न्यू साइलो? नहीं, साइलोज आपके हमेशा वही रहे। जब आपकी कीवर्ड से रेलिवेंट होते तो साइलोज को हमेशा वही रहेंगे। फजल का सवाल है, सर मैं टूर साइट पे वर्क कर रहा हूँ और मैं आपका फुल ब्लॉगिंग कोर्स की वीडियो कंटेंट फ्री मेथड से बताया। एक मैंने, आप एंटिटी से कंटेंट राइट करते हैं प्रॉम्प्ट से, और एक आप विथ फ्री साइट के लिए। मुझे 6 लेक्चर नहीं, 6 लेक्चर समझ नहीं आया। 6 लेक्चर समझ नहीं आया। मेरा निष्ठ प्रयास के लिए बीएमआई कैलकुलेटर है और 1 पेज है और एक कॉम्पिटिटर है, मैं इसको कंटेंट कैसे लिखूंगा? देखें, अगर आपका जो टूल है ना, उस टूल से जो रिलेटेड आपके वो है कीवर्ड है, वो यकीनन वो भी कुछ टूल्स ही होंगे, उन टूल्स को कभी पेजेस बनाए। सही है, लेट्स सपोज आपका बीएमआई कैलकुलेटर मेन कीवर्ड है, तो आपके रिलेटेड कीवर्ड ये भी होंगे कि बीएमआई कैलकुलेटर फॉर बॉय, बीएमआई कैलकुलेटर फॉर गर्ल, बीएमआई कैलकुलेटर फॉर वुमेन, फॉर मैन, फॉर एडल्ट, फॉर जितने भी होते हैं ये रिलेटेड टर्म्स बता रहा हूँ मैं, इन सब के ऊपर अलग अलग पेजेस, अलग अलग जो है वो बीएमआई कैलकुलेटर्स बनाते हैं। अब उसके बाद जो आपका बीएमआई कैलकुलेटर है ना, उसकी आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स निकालें, और उन कीवर्ड से के ऊपर जो है वो आप कम से कम अपनी उस टूल साइट के ब्लॉग पे 20 से 30 आर्टिकल लिखें, तो आपकी जो एक टॉपिकल अथॉरिटी है ना वो बनेगी। हाँ बिल्कुल। इस देखिए, टूल साइट के अंदर आपको साइलोस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो इसका जो नेचर होता है ना, वो गूगल की नज़र में डिफरेंट होता है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट के मुकाबले, क्योंकि वो टूल साइट जो है वो तो क्लियर सी एक बात है ना, जो बीएमआई कैलकुलेटर का आपने साइट बनाई तो वो बीएमआई कैलकुलेटर ही की वेबसाइट है, उसको कोई साइलो बनाना की जो है ना लॉजिक नहीं होती। साइलो बेसिकली बनाया इसलिए जाता है कि
गूगल जो है वो आपका इंफॉर्मेशनल ब्लॉग जो है उसकी हायरार्की को समझे। क्यों समझे? वो ये समझ ले कि आपने जो एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनाई है ना, वो बेसिकली रेलिवेंट टू टॉपिक है। जब आपका टॉप वेबसाइट ही बीएमआई कैलकुलेटर है, तो वो तो आप वैसे ही पूछते हो ना रेलिवेंसी को, और गूगल को समझने में क्या मुश्किल है। लिंक भी मैंने दे दिए हैं। शायद वो होता ही है कि असल में यहाँ से एडमिट हो जाते हैं वो। अगर उनका इंटरनेट से होता है ना, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग लिखा हुआ आता है, वो फिर जब लोड हो जाता है तो ज्वाइन हो जाता है। तो भी अनुभव देखिए, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आप जो ना वो सेशन वापस देखा आपको, आपने कीवर्ड डाला एएचएफ के अंदर, और आपने वहां से कॉम्पिटिटर निकाला। कैसे निकाला इसका क्राइटेरिया बता दिया गया है। अब लेट सपोज आपको उस क्राइटेरिया पे कॉम्पिटिटर मिल गया, तो आपने उस कॉम्पिटिटर का यूआरएल साइट एक्सप्लोरर में डाला, और डालने के बाद जो है उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में चले गए। अब उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो आए हैं, उन कीवर्ड्स को आप गूगल पे सर्च करें, और उनसे आप एक दो कॉम्पिटिटर्स और निकालें बिल्कुल सेम उसी क्राइटेरिया पे। अब जब आपको दो दो भी मिल गए ना, एक तो आपको वो मिला कॉम्पिटिटर जो आपने कीवर्ड से ढूंढा, एक वो मिला जो कॉम्पिटिटर की रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद आपको मिला। तो दो भी कॉम्पिटिटर आपको मिल गए, तो वो मोर देन इनफ है 100 की 150 आर्टिकल आपकी साइड पे एक टॉप लिखने में और टॉपिकल लैब बनाने में। अच्छा, ये आई थिंक पजल का सवाल है, या पता नहीं किसका नाम नहीं लिखा हुआ। इट्स बीन 3 months सिंस आई लाइव माई साइट, माई क्वेश्चन इज व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग पेड बैकलिंक्स। देखें, आपके जब दो तीन आर्टिकल टॉप 20 में रैंक हो गए ना, और आपके पास 28 डेज में 5000 इंप्रेशन भी आ रहे हैं, तो आप बैकलिंक करना है गैस पोस्ट में। ऐसा काइनात का सवाल है सर, मेरी साइट पर मेलवेयर अटैक हुआ था, 1 month हो गया है, रैंक साइट डीरैंक हो गई थी, अब दोबारा उसको पोजीशन में कैसे लाए? कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, अपनी साइट पे न्यू आर्टिकल डालते रहें, सेम उसी स्ट्रेटजी पे चलें, क्योंकि आप ऑलरेडी रैंक थे, आपकी साइट तो हिट हुई है मेलवेयर अटैक की वजह से। तो इसमें स्ट्रेटजी आपने कोई भी चेंज नहीं करनी है, साइट को आप अपनी सिक्योर रखें, क्लीन रखें उसको, कोशिश करें वो वापस हैक ना आए। तो वो कुछ टाइम के बाद, 1 महीने, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, 15-20 डेज के अंदर आपके कीवर्ड वापस अपनी जगह पे आना स्टार्ट हो जाता है। हमारा इब्राहिम का सवाल है सर, एसईएम ब्लॉगिंग और वाइब कोडिंग का पैरेलल लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, वेबसाइट बिल्कुल जा सकते हैं। वेब, लेकिन मैं ये कहूँगा पहले एक चीज़ सीख लें, फिर दूसरी पे चले जाएं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। वेबसाइट का आर्टिकल लिखेंगे हैं डेली बेसिस पे, क्या पोर्टफोलियो वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए वाइब कोडिंग का हेल्प ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। बिकॉज ब्लॉगिंग की शेयर चीज़ें क्लियर हुई हैं, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम पोर्टफोलियो वेबसाइट वगैरह ऑटोमेट करके बना सकते हैं, काइंडली गाइड बिल्कुल बना सकते हैं। और यू सजेस्ट कि एक वेबसाइट कंप्लीट होने तक वाइब कोडिंग को स्किप करना चाहिए? हाँ, मैं रेकमेंड ये करूँगा कि वाइब कोडिंग को एक वेबसाइट बना लें, उसके बाद देखें। अच्छा, अगला सवाल है, टूल बेस्ड वेबसाइट की ऑफ पेज में गैस पोस्ट और न्यूज एडिट की गाइडेंस दे रहे हैं, इंडेक्स कैसे होंगे, बैकलिंक ये भी बता दें। देखिए, टूल बेस्ड साइट के लिए, या कोई भी साइट है किसी भी टाइप की निश है, आपने इस चीज़ को नज़र में रखना है, मैंने ऑफ पेज में भी बताया था। फॉर बैकलिंक्स 70
पर्सन जो आपने गैस पोस्ट लेनी है ना, वो लिस्ट रेलिवेंट होनी चाहिए, सही है। ट्वेंटी टू 30% जनरल साइड से लें बैकलिंक, बाकी 20% जो है ना आप न्यूज, मैगजीन्स, प्रेस रिलीज ले लें ऐसे। बाकी इसके अंदर एंकर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी वो आपको जो है वो ऑफ पेज वाले जो सेशन है ना उसके अंदर डिटेल में बताया। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना ये आपकी जब मिक्स हो, आपने 70% मिस रेलिवेंट लेना है, आपका जो टूल है उस बिल्कुल उससे रेलिवेंट हो, कम से कम 50 60 70% की रेलिवेंसी है, 50% कम से कम। यानी कि अगर आपका टूल है, लाइक सपोज आपका टूल जो है वो बीएमआई कैलकुलेटर है, तो आप बीएमआई कैलकुलेटर से रेलिवेंट जा सकते हैं 50%। वो कोई मेडिकल का कैलकुलेटर हो सकता है, वो कोई मेडिकल का टेस्ट कैलकुलेटर हो सकता है, वो कोई दूसरा ही कोई किसी साइट पे बीएमआई कैलकुलेटर हो सकता है। 20 30% गैस कोर्स आप लोगे तो जनरल साइट्स होती है, इनमें मतलब हेल्थ मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल पढ़ा है, टेक है, बिजनेस है तो चलेगा। उसके अलावा 20% या 10% आप ऐसी साइट पे जा से ले सकते हो जो न्यूज़ साइट है या मैगजीन है या फिर प्रेस रिलीज है। सही है। अच्छा, माई वेबसाइट इज करेंटली अराउंड 6 months old. It is getting approximately 3,000 impressions per day and more than 10 clicks daily. I have not built any generic or artificial backlinks so far. Although I have naturally received a few backlinks from relevant and high authority platforms such as Alibaba, चले ये बहुत अच्छी बात है। और now I want to understand the right direction for future link building। वही स्ट्रेटेजी मैंने बताई, और प्लस ऑफ पेज वाला सेशन देखें, तकरीबन मेरे हिसाब से सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और इजी हो जाएगी ऑफ पेज। तो वो ऑफ पेज जो होती है ना मुश्किल वाली, वो उसका माइंड सेट जो बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा आपका। टू आई स्टार्ट बिल्डिंग फाउंडेशनल बैकलिंक्स, बना लें फाउंडेशनल बैकलिंक्स, बड़ी साइट्स पे बनाए, छोटी मोटी पे ना जाना। और शुड आई कंटिन्यू फोकसिंग मेनली ऑन द रेलिवेंट। शुरू में आप बनाए फाउंडेशन, पहले बना ले फाउंडेशन। फाउंडेशनल बैकलिंक्स जो होते हैं ना उनका कोई भी नुकसान नहीं है। उनका फायदा ये होता है कि आगे जाके अगर कोई बाय मिस्टेक आपने कोई स्पैमी बैकलिंक बना लिया ना तो वो उसको कवर कर देता है। लेट्स सपोज 10 आपके फाउंडेशनल बैकलिंक आपने जो है वो 10 या 8 ऐसे स्पैमी गैस पोस्ट ले लिया, तो वो ना एक दूसरे को कवर करके आपका स्पैम स्कोर जो है ना वो ऊपर भी नहीं जाने देगा, वो 1% से ऊपर नहीं जाएगा। ये बेनिफिट होता है और असल मकसद भी यही होता है। निश विल नेचुरली अर्न बैकलिंक्स फ्रॉम, हाँ नेचुरली अर्न बैकलिंक्स तो वो आपको मिलेंगे, वो आप रोक भी नहीं सकते। माई करंट डी एच एफ 0.9 एंड सैमरस 30। हाँ सैमरस से 30 स्कोर आपका अच्छा है 9, क्योंकि सैमरस से 30 स्कोर 28 30 के अंदर, 9 10 से ऊपर जो है ना वो बेस्ट है। आई वुड अप्रिशिएट योर प्रोफेशनल रिकमेंडेशन फॉर बेस्ट। बस जो मैंने आपको बताया ना, देखिए ज़्यादा बैकलिंक्स पे ना जाएं, कम बैकलिंक्स और अच्छे पे जाएं, सस्ते बैकलिंक्स पे ना जाएं। और स्ट्रेटेजी का जो रेशो है ना वो जो मैंने बताया आप इसको यूज़ करो, और बैकलिंक की स्ट्रेटेजी को बड़ा नेचुरल रखते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें वरना साइड हिट हो जाती है। सर क्या न्यूज़ वेबसाइट में गैस पोस्टिंग सेल कर सकते? बहुत, न्यूज़ वेबसाइट के अंदर गैस पोस्ट बहुत बिकती है, प्रेस रिलीज जाते हैं, डिजिटल पीआरस होती है वो बिकती है। न्यूज़ वेबसाइट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आप बना के उसको रैंक करवा लें यूएस यूके में तो एक प्रेस रिलीज जो है ना, अगर आपकी वेबसाइट न्यूज़ वेबसाइट पे 10 15 से 20 हज़ार ट्रैफिक है ना यूएस या यूके का, तो आप वहाँ पे प्रेस रिलीज या डिजिटल पीआर दे सकते हैं, कम से कम $500 $600 में जाती है।
न्यू वेबसाइट के ऊपर भी हम सेशन करेंगे, थोड़ा एडवांस है इसलिए उसको अभी ना वो किया हुआ है। अच्छा, अब एक और सवाल है, अपनी वेबसाइट पे बैक लिंक्स की फुल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितने फ्री बैक लिंक्स बनाने, कितने फ्री बैक लिंक्स तो बनाओ नहीं, छोड़ दो, फाउंडेशनल बैकलिंक बना लो, फिर उसके बाद पेड बैकलिंक पे जाओ, जब आपके पास गूगल सर्च कंसोल में 3000 प्लस इंप्रेशन, 5000 इंप्रेशन आना स्टार्ट हो गए हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, और कितने टाइम पर गेस्ट पोस्टिंग लेनी चाहिए, बस 5000 3000 इंप्रेशन आ रहे हैं आपकी सर्च कंसोल में तो आप लें। पहली का सवाल है, पहला सवाल है वेबसाइट पर इंप्रेशन आ रहे हैं बट क्लिक्स नहीं, तो क्लिक्स तो कैसे यार, अगर आपकी एसईएम ब्लॉगिंग है ना, जो हम सिखा रहे हैं, जिसपे हमारा हमारा जो अर्निंग मॉड्यूल है लिंक सेलिंग का, तो आपको क्लिक से कोई लेना है, इंप्रेशन आ रहे हैं बहुत है, इंप्रेशन आ रहे हैं, आपकी एवरेज पोजीशन 10 के अंदर है, बस यही आपकी सक्सेस है। सर के क्या ही हुई प्लगइन्स को अपडेट करने की जरूरत है, प्लगइन्स अपडेट ही रखा करें और जो डीएक्टिवेट है उनको डिलीट कर दें। तीसरा, इंटरनल लिंकिंग के लिए 2-3 लिंक्स इनफ है, नहीं देखो, इंटरनल लिंकिंग एक आपका आर्टिकल है, उसके ऊपर इंटरनल लिंकिंग कितने होने चाहिए इसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, जितने आपकी साइट के अंदर उससे उस आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल लिंक्स हैं, बन रहे हैं, वो आपने बनाने हैं लॉजिकल, वो 1000 वर्ड के आर्टिकल में 20 इंटरनल लिंक है, बनते हैं लॉजिकल, तो वो आपने 20 के 20 ही डाले, और इंटरनल लिंकिंग कभी भी ऐसे नहीं करना कि एक एक वर्ड पे इस, अब ये ना ऑफ, जिस समझे एक आपके आर्टिकल के अंदर ये एक सेंटेंस आ रहा है, ऑफ पेज कब स्टार्ट करेंगे हम अपनी साइट की, अब आपकी वेबसाइट पे एक पेज पड़ा हुआ है कि हाउ टू स्टार्ट ऑफ पेज ऑफ योर वेबसाइट, ये एक आर्टिकल पड़ा है, तो इस पूरे क्वेश्चन को लेना आपने उससे सिलेक्ट करके इंटरलिंक कर देंगे, और ऑफ पेज कब स्टार्ट करेंगे ये मैंने बताना है, सही है। अच्छा, अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, हम ये देखिए, कंप्यूटर्स को इंडेक्स पेजेस को देख कर भी फॉलो कर सकते हैं, इंडेक्स पेजेस को भी देख के फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा काम होगा, देख सकते हैं, एजम्पशन होती है बस। अजल महमूद सर, इंफॉर्मेशन कीवर्ड कैसे निकालेंगे टूल के रिलेटेड, कुछ भी नहीं है यार, टूल आप टूल का जो मेन कीवर्ड है वो आप एएचएफ में डालो कीवर्ड एक्सप्लोरर में, और वहाँ पे जब एक उसका पूरा ओवरव्यू खुल जाता है, तो आप थोड़ा सा नीचे आओ, वहाँ पे देखो लिखा हुआ होता है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का एक बॉक्स होता है, वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड भी तो होते हैं, जिनके जिनके आप अगर कंटेंट बनाएंगे तो आपकी एक अथॉरिटी क्रिएट होगी। लिखना सलाउद्दीन सर, एक बात पूछें, बताएं कि ब्लॉग, सर एक बात बताएंगे, ब्लॉग साइट पे निशेस या सीड कीवर्ड की कोई लिस्ट हो आपके पास तो बता दें कि स्टार्ट कहाँ से करें ब्लॉगिंग साइट की, यार ये तो आपने बहुत मतलब ऐसा सवाल पूछ लिया जो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब निश रिसर्च वाला सेशन आप उसको वापस देखें सही से, आप लोगों को मैंने 5 कैटेगरीज बताए, और उन 5 कैटेगरीज के अंदर भी 20-20, 20, 30, 50 उनके सब टॉपिक्स निकालने हैं, इन सब टॉपिक्स के अंदर भी एक एक सब टॉपिक्स के ऊपर जो है वो पता नहीं कितनी सब निशेज हैं, उनमें से कोई एक सब निश आपने सिलेक्ट किया, और उसको फिर आपने उस निश रिसर्च वाले जो सेशन है उसके अंदर उनके कैसे टर्म्स को और स्ट्रेंथ्स को निकाल के आपने कीवर्ड एच के कीवर्ड एक्सप्लोर में जाना है, और कैसे आपने वहाँ कीवर्ड्स उन स्ट्रिंग से कीवर्ड्स की लिस्ट निकालनी है, और कैसे उन कीवर्ड्स को आपने गूगल पे सर्च करना है, और कैसे उन गूगल गूगल पे सर्च करके कॉम्पिटिटर निकालना है, फिर उस कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स निकालने हैं, उन कीवर्ड्स से वापस दूसरा कॉम्पिटिटर कैसे निकालना है, ये तो कोई बहुत डिटेल में बताया ना, तो आपने कैसा सवाल पूछा, सीट कीवर्ड्स के ऊपर।
मोहम्मद साजिद सर, इंडेक्सिंग के लिए जो टूल बनाए हुए हैं एज लाइक इंडेक्स डॉट आई ओ, इसके लास्ट 10 डेज से लगा है भाई। कौन सी ये टूल भी कोई काम नहीं करता इंडेक्सिंग में। ये सब बेकार की बात है। इंडेक्स, आपको इंडेक्सिंग अच्छी रखनी है, आप टॉपिकल मैप बनाओ। आप जितना अपने क्रॉल बजट को कंट्रोल करोगे ना, आपकी इंडेक्सिंग उतनी ज़्यादा होगी। देखो लॉजिकल सी बात है ना, जब आपने इतने पेजेस बना दिए, अब आपके सीड पेजेस भी इंडेक्स हुए पड़े हैं, आपने साइट मैप में आ जा रहे हैं, आपके कैटेगरी के पेज, आपके टैग्स पेजेस, आपके बेकार वो पेजेस जो आपने देने ही नहीं है गूगल को, वो तक आपने दिए हैं। आपके इमेजेस के भी लिंक्स आपने गूगल को इंडेक्स करने दिए हैं। अब गूगल ने आपकी वेबसाइट को एक 1,000 की लिमिट दी हुई है कि वो 1,000 पेज इंडेक्स, इंडेक्स 1,000 दफ़ा जो है वो, मतलब 1,000 KB का डेटा उठाएगा आपकी वेबसाइट से। तो अब आपका ये जो क्रॉल बजट है वो क्या होगा कि वो फजूल पेजेस उठा लेगा, गूगल का बॉट आएगा। अब वो आपकी वेबसाइट पे तब आएगा जब आपका क्रॉल बजट रीसेट होगा। तो आप कितनी भी जोर लगा लें, किसी भी इंडेक्सिंग टूल पे चले जाएं, कुछ भी कर लें, वो कभी भी नहीं होगा। क्यों, कैसे हो सकता है जब आपको क्रॉल बजट ही नहीं है आपकी साइट के लिए, जो आपको मुख्तस किया गूगल ने। तो क्रॉल बजट को जो ना, मैंने बताया था कि योस्ट में कैसे उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। आपके 100 आर्टिकल हैं, आपने 100 आर्टिकल ही गूगल को देने हैं, तो वो 100 आर्टिकल ही आप चाहते हो कि बस वो इंडेक्स है। तो जब आप बाकी तमाम पेजेस को ब्लॉक कर दो, वो 100 आर्टिकल गूगल को हवाले करोगे, तो आपके वो पेजेस इंडेक्स भी होंगे जल्दी से। और इंडेक्सिंग का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने क्रॉल को ऑप्टिमाइज करना है, और दूसरा आपकी जो इंटरनल लिंकिंग है वो हो अच्छी, और आपका कंटेंट तगड़ा होना चाहिए। टूल्स कभी भी नहीं, टूल आपकी साइट को कभी भी इंडेक्सिंग नहीं करवा सकते। फलान सर कोई स्टूडेंट होगा किसी वेबसाइट रैंक हुई आप के कोर्स के बाद, या काफ़ी लोग हैं जिन, बहुत सारे हैं जिनकी इंडेक्स हुई। अब वो मसला ये है तो उनको ला के दिखा के उनकी साइट्स को तो नहीं दिखाया जा सकता ना, वो तो प्राइवेट चीज़ है। बहुत लोग हैं मेरे हिसाब से, अगर 100 लोगों ने ये कोर्स देखा है ना, तो उनमें से 50% लोगों ने साइट बनाई है, वो उनकी रैंक भी हो गई। बाकी 50% लोगों ने कुछ बताया नहीं क्या हुआ क्या नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रैंक में करवा लेते हैं और फिर चुपचाप बैठ के काम करते हैं। सर ब्लॉगिंग साइट की नीश कैसे फाइंड करें, ये बता दिया मैंने। बेस्ट पोस्ट वेबसाइट के लिए .com जैसे, ये सवाल को आपने रिपीट करो। सर गूगल आर्टिकल इंडेक्स नहीं होगा, बता दिया मैंने। डिस्कवर बट नॉट कवर, गूगल सर्च कंसोल वाला जो सेशन है वो देखना, उसके अंदर वो डिटेल में बता दिया। लास्ट सेशन यही हुआ था। नतीम खान साहब, साउथ बाई फ्रेल डोमेन से स्टार्ट करना चाहिए, फ्रेल डोमेन से करनी चाहिए, एक्सपायर्ड डोमेन्स की तरफ नहीं है। और फाउंडेशनल बैकलिंक कौन से होते हैं? ये फाउंडेशनल बैकलिंक देखो, फेसबुक पे पेज बनाया, उसके अंदर बैकलिंक लिंक लगा दिया। यूट्यूब पे चैनल बनाया, उसमें एक लिंक लगा दिया। पिंटरेस्ट पे अकाउंट बनाया, उसमें लिंक लगा दिया। और इसी तरह बेशुमार साइट्स हैं, फिर कौन काफ़ी साइट्स हैं फाउंडेशनल बैकलिंक्स बनाने के लिए। मतलब फाउंडेशनल बैकलिंक जितनी भी बड़ी साइट्स है ना, सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पे जाएं, उन पे प्रोफाइल बनाएं अपनी वेबसाइट के नाम की, और अपना बैकलिंक अपनी वेबसाइट का यूआरएल वहाँ पे सबमिट करें। वो खुद बोलते हैं वेबसाइट बताएं आप अपनी। सर मेरी साइट पे फोटो ट्रैफिक आ गई है, आपके मेथड से आर्टिकल राइट किए हैं तो मन, माशाल्लाह यार बहुत अच्छी बात है। फोटो ट्रैफिक बेहतरीन है यार। सर ये रिव्यूज और क्यू एंड आंसर लेक्चर होना चाहिए। मैं रिव्यू रखूँगा, मैं, मुझे किसी ने बोला नहीं था। क्यू एंड इंशाल्लाह हर महीने होगा। सर आजकल जीएसटी में इंप्रेशन और क्लिक्स 1 वीक से, हाँ वो गूगल सर्च कॉन्सिल जो है ना अपडेट कर रहा है अपना सिस्टम, तो ये चीज़ें आएंगी सामने। अच्छा, अगला सवाल ले लेते हैं। सर समझ आ चुका है आपके बताए एसईओ के कोर्स, लेकिन साइट की इंटरनल लिंकिंग थोड़ा डिटेल से बता दें कि वो लिंक जिस पर आर्टिकल के टाइटल के बेस पे
सजेशन करता है या देखो बहुत, एक मैं बताऊँ एक आसान तरीका। तो बताओ ये। आपको बताता हूँ सबसे मजेदार चीज। देखो ये आपने आर्टिकल जनरेट करवा लिया, स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी सबको? सही है। देखो आपने ये आर्टिकल जनरेट करा लिया, अब ये हो गया। सही है, ये जनरेट हो चुका। अब जब ये जनरेट हो गया ना, पूरा आर्टिकल ये जनरेट हो गया। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। आप ये ना अपने उस पर ट्राई करना। आप जो ना उस जब आपका आर्टिकल जनरेट हो जाए ना, आप उसको बोलना, ये प्रॉम्प्ट देना, यूज माई ब्रांड, आप उसको ना लोगो दे देना, अटैच कर देना। और उसको बोलना यूज माई ब्रांड कलर एंड ऑल्सो इंजेक्ट लॉजिकल एंड रियल एंड लाइव एक्सटर्नल लिंक्स एंड ऑल्सो फाइंड रेलिवेंट एंड लॉजिकल इंटरनल लिंक्स फ्रॉम, वो जो जिस साइलो के अंदर आप ये आर्टिकल डाल रहे हो ना, उसका लिंक दे रहे हैं। सही है। और फिर उसको बोलना एंड इट्स सब कैटेगरीज, उसको बता देना ये मेन कैटेगरी है और उसकी सब कैटेगरीज ऑल्सो एड एटीट्यूड विद स्कीमा कोड। सही है। आप क्या बोल रहे हैं इसको, हमने ये बोला कि भाई जो ऊपर आर्टिकल है ना, अच्छा स्टार्ट में आपने ये भी इसको बोल देना कि यूज माई जनरेटेड आर्टिकल एग्जैक्टली, यूज माई, हाँ उसको ये बोलना है कि यूज माई जनरेटेड आर्टिकल एंड यूज माई ब्रांड कलर, आगे फिर ये देना। और ये देने के बाद जो है ना वो आपको एक ऐसा कोड बना के देगा, ये कोड। अब वो आपको जब ये कोड बना के देगा ना, तो वो आपकी वेबसाइट के हिसाब से होगा, उसके कलर्स के हिसाब से होगा। अब वो आपको एक ऐसा आर्टिकल बना के देगा, ये देखो, इसके अंदर ऐसे ये बना देगा, खुद इंटरनल लिंक्स, सारे लॉजिकल इंटरनल लिंक्स खुद बना लेगा, एक्सटर्नल लिंक्स भी ऐड कर देगा जहाँ पे इसको रिक्वायर्ड होगा। और ऐसे आपको एक प्रोफेशनल लेआउट जो है ना आर्टिकल का बना के वो ऐसे आपको दे देगा अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट कलर्स, जो आप उसको लोगो या उस कलर निकाल के देंगे। अब क्या होगा, आपने इस कोड को खाली कॉपी करना है। अच्छा, आपने उसको ये भी बोल देना है कि डू नॉट एड H1 और टाइटल। सही है, ये इसमें इसमें आ गया ना, ये नहीं होना चाहिए। और फिर आपने इस कोड को कॉपी करना है और अपने वर्डप्रेस के एडिटर में जाना और वहाँ पे सिंपल ये कोड आपने पेस्ट कर देना। आपका आर्टिकल पूरी तरह से रेडी होगा, आपको कोई भी चीज़ में अमेंडमेंट या मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपने जो उसकी फर्दर चीज़ें हैं, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब आपने उसको लेके बना लेनी है। और फिर उसको बोल देना है कि अच्छा, आपका जो टेम्पलेट है ना,
फीचर्ड इमेज का, आप वो इसको दो और उसको बोलो कि जैसा ये टेम्पलेट है ना, इसी टेम्पलेट की बेस पे तुम मुझे इसका जो है वो फीचर्ड इमेज बना के दे दो। और देखो ये ऐसे बना के दे देगा, और साथ में उसको बोलो कि इस फीचर्ड इमेज का फाइल नेम, ऑल टेक्स्ट, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन भी दे दो। तो वो भी आपको ये दे देगा, आपने बस ये कॉपी पेस्ट करना। फिर फाइनली आपका जो है वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा, और वो आपने बस कॉपी पेस्ट करना और कैटेगरी सेलेक्ट करनी। तो ऐसे जो है वो फिर पता नहीं, ये आर्टिकल मैंने अब वो आपको कोड जब देगा ना, आपने एज इट इज वो आर्टिकल पेस्ट कर देना। टेम्पलेट तो कोई भी नहीं है ना, टेम्पलेट किस चीज़ की। भाई ये ऐसे बना लें जैसे मैंने बोला ना, ये इजी है। और एक चीज़ और करें, हमेशा जो है ना, इस चीज़ को सिस्टमेटिकली बनाने के लिए आपने एक प्रोजेक्ट बना लेना। जो भी आपकी वेबसाइट है उस नाम का आप एक प्रोजेक्ट का नाम दे दो, जो भी आपकी वेबसाइट है ABC, और आप उसका एक प्रोजेक्ट बना लें। और उस प्रोजेक्ट में आने के बाद ये वो आपने वो काम करना है, ताकि जो है वो इजी टू मैनेज रहे चीज़ें। इस आप अगर प्रोजेक्ट आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो आप यहाँ पे भी कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन ये क्या आप ऐसे इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक से जान छुड़ा सकते हो, खुद नहीं करनी पड़ेगी आपको। और आपको एक अच्छा प्रोफेशनल लिंक भी आ जाएगा साइट पे। पता नहीं रहता है, शायद मेरा इंटरनेट नहीं मसला। ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। मैं तो मैं दे दूंगा ये। और रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपके पास। जी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा आज या कल। सही है, ये सजेस्ट करता है, लेकिन सही है ये। सही है ये, इसी का मैंने आपको बता दिया है। अच्छा इमरान का सर, एक डिटेल में क्वेश्चन पूछने का, मुझे गैस पोस्टिंग का काम मैनेज करने में काफ़ी मसला आ रहा है। मेरी अभी एक गैस पोस्टिंग साइट है, जब जब ईमेल पर ऑर्डर आता है तो पहले उसे साइट पे प्लेस करता हूँ, फिर इनवाइस भेजता हूँ। इस प्रोसेस में सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, समझ नहीं आ रहा कि किस क्लाइंट का लिंक पेंडिंग है, किसकी पेमेंट पेंडिंग है, और किसका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ऑर्डर्स ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर और दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैकिंग और भी मुश्किल हो जाती है। मेरी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि अगर कल को 3 या उससे ज़्यादा वेबसाइट हो गई तो इन सबको कैसे मैनेज करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। मैं बताता हूँ आपका सवाल पूरा ही कर ले सकते हैं। आप काइंडली गाइड कर दें, आप ऑर्डर्स, पेमेंट, पेंडिंग लिंक्स, राइटर्स और मल्टीपल वेबसाइट को कैसे मैनेज करते हैं। क्या इसके लिए कोई एक्सेल शीट, CRM या कोई और सिस्टम यूज़ करना चाहिए? अगर मुमकिन हो तो अपना वर्क फ्लो शेयर कर दें, ताकि मैं फिर से इसी सिस्टम को बना सकूँ। काइंडली सर, अगर मुमकिन हो
यार देखो, अगर तो आपके पास इतना ऑर्डर फिल तो आप मेरे हिसाब से तो आपको एक बंदा इस काम के लिए रखना चाहिए। और अगर आप रखना नहीं चाहते तो आप जो है ना, एक ऐसा, मतलब मैंने इसके लिए एक बंदा रखा है जो ये सब इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। मतलब ईमेल मार्क आउटरीच का एक बंदा है, ऑर्डर को फॉलो अप लेने का एक बंदा है, ऑर्डर्स को प्रोसेस करने का एक बंदा है, और उसकी फाइनल कंफर्मेशन देने का एक बंदा है। तो शुरू में आप ये कर सकते हैं कि आप एक तो गूगल शीट बना लें, या बल्कि मैं तो बोलूँगा वाइट कोड, अगर आप वाइट कोडिंग आती है तो आप उससे पूरा एक सेटअप बना लें जो इन सब चीज़ों को देखे, या ओपन क्लो पे जो ना ऑटोमेशन सेटअप कर दें। तो ये सबसे बेस्ट होगा। और ना अभी इस केस में तो आप मेरे हिसाब से गूगल शीट बन, मेरे पास एक थी, मैं आप ना मुझे डीएम करना, वो मैं आपको दे दूंगा। वो हो सकता है आपका 50 से 70% काम आसान हो जाएगा उससे। डिमांड रेफर का सवाल है, कंट्री कोड एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ इम्पैक्ट एंड हाउ टू फिक्स दीज इश्यूज, मल्टी लैंग्वेजेस, हाउ टू इम्प्लीमेंट एट वंस और सेपरेटली क्रिएट कंटेंट फ्रॉम देम, simply suggest to both issues how to fix them। देखो, कंट्री कोड एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ, अब मल्टी लैंग्वेजेस, और हाउ टू इम्प्लीमेंट एट वंस और सेपरेटली। यार ये सवाल आप मैं बाइक का आके पड़ेगा, मैं मान सकता हूँ। नुमान आप बैठे। चलो मैं इसका सवाल, मुझे भी कोई आपका जो सेकंड सवाल है ना, वो इसके अंदर सेकंड पॉइंट है वो सही से शायद समझ में आया। तो बैठे हैं आप नुमान जफर। अच्छा, जो मल्टी लैंग्वेज साइट्स होती है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट जो है ना, वो ट्रांसलेट प्रेस का एक प्लगइन है। आपने कंटेंट एक लैंग्वेज में बनाना है, लेट्स सपोज आपकी जो लैंग्वेज है वो, जिस लैंग्वेज में आपने बनाया, लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं फ्रेंच के अंदर आपने साइट बनाया, आप चाहते हैं उसका स्वीडिश वर्जन भी हो और उसका जो है वो स्पेनिश वर्जन भी हो। तो आप उस सेम कंटेंट को जो है ना ऑटोमेट करके उस प्लगइन से, वो आपके सेम उस प्लगइन के दो वर्जन और बना लेगा। अच्छा, अब वो उसका यूआरएल कैसे बनाएगा कि लेट्स सपोज आपका मेन आर्टिकल का यूआरएल है abc.com/, ABC आर्टिकल, ये आपका मेन फ्रेंच लैंग्वेज में, वो उसी का स्पेनिश वाला बनाएगा, लेकिन वो बनाएगा abc.com/es/abc आर्टिकल, और उसी तरह फर्दर दूसरी लैंग्वेज का बना देगा। तो लैंग्वेज प्लगइन मल्टी लैंग्वेज के लिए ना आपको वो प्लगइन यूज करना होगा। सिंपली suggest to both issues how to fill them, how does a website convert into an app or a better solution। देखिए, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट या किसी भी टाइप की वेबसाइट की ऐप बनाना के लिए आप वाइट कोड से बना लें उसको, या एंड्रॉइड स्टूडियो से बना लें। वो थोड़ा उसके अंदर कोड और इन सब चीज़ों का तो है, उसमें भी एआई आ गया, वो भी हम सीखेंगे। तो वो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप जल्दी से कोई विदाउट एनी हैसल बनाना चाहते हैं तो इसकी बहुत सी ऐप्स आती हैं। हाल में एक वेबसाइट थी, वो बड़ी मशहूर थी। हाँ, ये Medium.co और एपीपाई। भाई ये इस वेबसाइट पे जाएं, अपनी वेबसाइट का यूआरएल दें, या आपकी पूरी वेबसाइट की ऐप बना के आपको उसकी आईओएस या एपीके फाइल देगा। लेकिन ये आई थिंक ये 30 डेज के बाद ना $1 या $2 चार्ज करते हैं। तो करते थे, अभी मुझे नहीं पता कितना करते। सर मेरी मीडियम। आवाज आ रही है? जी। जी सर। सर जी। नोमान बात है। जी। जी। सर वो जो कंट्री कोड का और वो जो पूछ रहा था, अक्सर ये कि हम
जितने भी आपके पीछे लेक्चर देखे हैं, तो उसमें ये कि जिस रीजन में हम काम अगर करें तो उसके हिसाब से जो है ना सेटिंग अगर करते हैं। तो अब अगर एक दिन में ये सवाल ये चल रहा था कि मल्टी लैंग्वेज अगर वाला प्लगइन अगर उसमें अपडेट कर देते हैं तो शायद उससे अगर हो सके। फिर दूसरा ये था कि जो है ना उसको आईपी बेस्ड अगर कर देंगे कि वो अगर यूएसए में बैठा है या जो स्पेन में बैठा है तो वो जिस आईपी से जो है ना उसको क्यूरी आए वो उसके मुताबिक अगर कर दे। तो सर वो कुछ अगर इस हवाले से जो है ना कुछ इतनी डिटेल मुझे नहीं अगर मिल रही थी कि इंटरनेशनल एसईओ जो है ना वो किस तरह से जो है ना उसे ऑर्गेनाइज किया जाए या उसका वर्क फ्लो किस तरह से बने। और दूसरा सर यही कि मल्टी लैंग्वेज अक्सर हर मुल्क में मल्टी अगर लैंग्वेज अगर लोग होते हैं तो उसको ये कि विदाउट प्लगइन बना सकते हैं या प्लगइन डिपेंडेंट रहना जरूरी है। जो सही है, सर वो पहला सवाल था। सही है। मैं इसका पहले जवाब देता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज, कंट्री कोड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है ना गूगल को, वो होता है आपका टीएलडी। सही है। फर्स्ट के तौर पर आप वेबसाइट बना रहे हैं फ्रांस के लिए। फ्रांस के अंदर फ्रेंच जबान बोली जाती है, तो आपका टारगेट कंट्री बेसिकली लैंग्वेज नहीं है, वो आपका कंट्री ही होता है। कंट्री कोड ऐसी होगा अंदर कि आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है फ्रांस के अंदर, तो आपको .fr पे जाना पड़ेगा। सेकंड चीज़ ये, उसके अंदर .fr पे अगर आप जाते हैं तो आपका जो सर्वर है ना उसकी आईपी भी फ्रांस से होनी चाहिए। अगर आप फ्रांस से आईपी नहीं लेना चाहते, आपके बजट में नहीं है, तो आप उस वेबसाइट को क्लाउड फिलर पे डाल दो। क्लाउड फिलर जो है वो सीडीएम है, उसका आपको बेनिफिट ही होगा कि जो आपके कीवर्ड फ्रांस में रैंक हुए हैं और फ्रांस की ऑडियंस जब आपकी साइट पे क्लिक करेगी ना, तो उनके पास जो नियरेस्ट डाटा क्लाउड फिलर के जरिए आएगा ना, वो फ्रांस का होगा, जो क्लाउड फिलर ने फ्रांस में डिप्लाई किया हुआ होगा। सही है। तो आईपी का तो प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाता है। सही है। दूसरी ठीक। चीज ये कि एक एक चीज होती है कि आपने एच जो उसका एच रेफ जो होता है ना, लैंग्वेज का मेटा डालना पड़ता है। वो आपको सिर्फ उस सूरत में यूज करना होता है अगर आप वेबसाइट .com पे बना रहे हैं, लेकिन टारगेट उसको आप कहाँ कर रहे हैं, फ्रांस के अंदर। तो यकीनन उसमें आप कंटेंट डालते हो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, डोमेन होता है .com पे, लेकिन आपको फिर भी जो है ना मेटा के अंदर जो है ना .fr को टारगेट करना पड़ता है गूगल की अंडरस्टैंडिंग के लिए, गूगल की बॉट्स के लिए। लेकिन अगर आपने डोमेन ही .fr पे ले लिया तो आपको इस चीज़ की भी जरूरत नहीं रहती। तो दो पॉइंट क्या होते हैं कि एक क्लाउड फिलर से आईपी का मसला खत्म, और उस कंट्री की टीएलडी लेने से जो मेटाज ऐड करने होते हैं ना, वो भी मसला हल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मैंने .com पे बनाना है, तो .com पे जब आप बनाते हो तो आपको वो जो लैंग्वेज का मेटा होता है ना, वो आपने मेंशन करना पड़ता है अपनी कोड के अंदर कि भाई ये वेबसाइट गूगल साहब जो है सिर्फ फ्रांस में रैंक कर रहा है। सही है। ये दोनों ठीक क्वेश्चन के आपके जवाब, तो बाकी आगे पूछना। सर वो मल्टी लैंग्वेज अगर प्लगइन फिर उसकी जरूरत अगर रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब उसे यूज अगर करें या खुद अपना प्लगइन बना लें। देखें, अगर आपकी साइड पे लेट सपोज दो लैंग्वेजेज है, सही है, एक इंग्लिश है और एक फ्रेंच है। फ्रेंच के अंदर तो आपने साइड बनाई हुई है, लेकिन आप चाहते हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज भी, इंग्लिश यूजर्स के लिए आप इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाए आपका आर्टिकल, आप ये ऑप्शन देना चाहते हैं। तो ये ऐसे ही है ना। जी आप सर। हाँ, तो जब आप ऐसा कोई ऑप्शन देना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए आप उसको कोड भी कर सकते हैं खुद। आप उस सेम आर्टिकल को आप पब्लिश भी कर सकते हैं खुद से ट्रांसलेट करके, लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना, एक आर्टिकल के दो दो वर्जन बना रहे हैं आप, तो उससे उसके लिए आपको जो है ना प्लगइन पे जाना होता है। अब वो चाहे तो आप प्लगइन कोई ऑलरेडी जो मार्केट में मौजूद है वो यूज़ कर लें, जैसे ट्रांसलेट प्रेस है या जी ट्रांसलेट के नाम से एक आता है, वो यूज़ कर लें। नहीं तो आप अपने ही प्लगइन बना लें वाइट ठीक। कोड का। ये दो चीज़ें आप कर सकते हो, जाना आपको इन शॉर्ट किसी न किसी ऑप्शन पे होगा इन दोनों में से किसी एक। तो वो अगला सवाल यही था कि सिंपली दोनों को फिक्स कैसे करना है, वो आपने सारा बता दिया। अब सर हम्म। ये ऐप वाला भी आपने जगह वो क्लियर कर दिया कि उसकी ऑनलाइन जो है ना जगह अवेलेबल है। अब सर ये कि एप्लीकेशन की जो एसईओ जो है वो हम्म। कैसे होगी, उसका सर फ्रेमवर्क कैसे या उसके फीचर्स वगैरह कंटेक्स्ट में कैसे जो है ना वो जो है ना जगह देने पड़ते हैं। तो
और ये कि वो आईसीपी मेथड में जो है ना, अगर हमने चीज़ों को कंक्लूड करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब वो फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे, सिस्टम की तरफ कैसे जाएंगे? देखें, जब आप कोई ऐप बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जो हमने एसईओ में सीखा है वो तो एज इट इज आप वो तो आपको आती है ना, एसईओ कैसे होती है। जब आप अपने एजेंट से कोई वेबसाइट बनवा लेते हैं या कोई ऐप बनवा लेते हैं, तो आप उसको वही सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि आपने सीखी होती है। सही है। अब ओवरऑल वेबसाइट की एसईओ तो उसने आपके हिसाब से जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी, जो आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया, वो उसने बना दिया। उस हिसाब तो से उसने पूरी आपकी ऐप को जो है वो ऑप्टिमाइज कर दिया। अब सवाल आता है कि ब्लॉग सेक्शन उसका उसका क्या होगा। तो आप यकीनन वाइट कोड से जब कोई ऐप बनाते हैं तो उसका ब्लॉग का जो सेक्शन होता है वो आप उसको भी वाइट कोड ही करते हैं, है ना। जी। तो जब आप उसको वाइट कोड करते हैं ना, तो उस पॉइंट पे आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि जब आप उससे वाइट कोड करवा रहे हो ना, तो आप उसको ये बोलें कि मुझे एक ब्लॉगिंग के लिए ऐसा बैकएंड बना के दो जिसका इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वर्डप्रेस के जैसा हो। सही है। यानी कि जी। बिल्कुल वर्डप्रेस जैसा, उसके अंदर एसईओ का सेक्शन हो एडिटर में योस्ट के जैसा, उसके अंदर उसी तरह से फीचर इमेज अपलोड करने का ऑप्शन हो, कैटेगरी ऐड करने का, टैग्स ऐड करने का, और ये सब चीज़ें ऐड करने का ऑप्शन हो। अब उसने आपको वो सिस्टम बना के दे दिया पूरा। अब ऐसी बात है एज इट इज़ वही वाली कि आपने उसी तरह से साइलोज बनाए। उन साइलोज को आपने जैसे वर्डप्रेस में ऐड किया वैसे ही आपने अपनी ऐप की ब्लॉग में ऐड किया। फिर आपने वैसे ही फॉलो किया, आर्टिकल्स को वैसे ही लिखवाया, और फिर वो इन आर्टिकल्स को डाला। अब तीसरा पॉइंट ये कि हम इसको ऑटोमेट कर दें कि आर्टिकल जो है वो खुद से लिखे जाएं, है ना। जी। तो उसके अंदर क्या है कि जब आपको आईसीपी मेथड से एक पूरा फ्लो आपको पता है कि भाई आईसीपी मेथड में ये स्टेप्स लिए जाते हैं और इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, तो वो जो एग्जैक्ट फ्लो होता है ना, उसका एक आप एक डॉक्यूमेंट बना के, इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट कह लें या आप उसको मार्कडाउन फाइल कर लें, उसकी एक डॉट एमडी बना लें कि भाई आईसीपी मेथड, या आप उसको कंप्लीट डिफाइन कर दें कि आईसीपी मेथड ये है। और बल्कि तो चैट ये जीपीटी, हर अगर ब्लॉग के ऊपर मुझे बनाना पड़ेगा, या एक दफा उसको जो अगर बता दिया मैंने कि ये कंटेंट है, ये जो ब्लॉग हैं ये तुमने बनाने हैं, अब उसने अगर जो पब्लिश के लिए वो कर दिया, लेकिन ऑटो के ऊपर जो है ना आके अटक गए हैं कि जो अब उससे आगे का क्या उसे प्रोसेस करें, वो प्रोसीड करे कि ना करे? देखो मैं बता दूं, आपने एक एमडी फाइल बना दी। ठीक है। आप इस एमडी फाइल में उसको तमाम इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, भाई आईसीपी मेथड ये होता है, इससे आर्टिकल ऐसा लिखा जाता है, ये सब कुछ मेथड इसका ही है। सही है। जी सर, आपने हो उस गया। हो गया। अब आपका जो टर्मिनल है, जिसके अंदर अब जो भी एडिटर है जिसमें आपने वो वाइट कोड करके एक ऐप बनाई हुई है, आपने उसको खाली क्या देना होगा, आपने उसको वो कीवर्ड देना होगा, और आपने उसको क्या बोलना होगा कि जो मेरा आईसीपी मेथड की मार्कडाउन फाइल है उसको यूज करके तुम इसके ऊपर पूरा आर्टिकल जनरेट करके मुझे पहले दिखा दो। जब वो आपको दिखा देगा, आपने उसको देख लिया, आप उससे सेटिस्फाई, आपने उसको बोला अब इसको आप पब्लिश करो। सिंपल। ठीक। सही है। अब फर्दर और स्टेप आगे चले जाते हैं। हम उसे एक पूरा टॉपिकल मैप भी बना के दे देते हैं। अब हमने उसको पूरा टॉपिकल मैप बना के विद कैलेंडर दे दिया। सही है। अब जी। जब हमने उसको पूरा विद कैलेंडर दे दिया, और उसको हमने जो है वो आईसीपी का मेथड भी समझा दिया, उसको टॉपिकल मैप भी दे दिया, उसके पास जो वेबसाइट है उसका एक्सेस भी मौजूद है, जो आपकी वेबसाइट का बैक एंड है उसका एक्सेस भी मौजूद है। आपने उसको बोलना है कि मुझे एक ऐसा ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक सिस्टम बना के देना है आपने, जिससे तुम खुद से इस पब्लिशिंग कैलेंडर के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स कीवर्ड पिक करो और आर्टिकल्स लिखो और उसको ड्राफ्ट कर दो, या आप उसको अगर अथॉरिटी दे दो पब्लिश की, तो आप उसे पब्लिश भी कर दो। तो वो ये चीज़ें भी वाइट कोड के जरिए आप बना के उसको दे करवा सकते सर जैसा तो वो आप कहते हैं कि ठीक है, वो स्ट्रक्चरिंग वगैरह का जो काम है कि अगर वो मैं उससे देता हूँ चैट जीपीटी से, बाकी इम्प्लीमेंटेशन क्लाउडे में जो आना है तो अगर वो अगर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आके वो जो उसको ऑटोमाइज करने वाला जो अगर काम है जो पब्लिश करने का, वो मैनुअल रखा हुआ है। सही है। एसईओ के अंदर पता है क्या, मैंने आपको लास्ट वाला जो पॉइंट बताया ना, उस चीज़ पे मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्योंकि सही है, आपने आईसीपी मेथड समझा दिया, उसने आपको आर्टिकल भी लिख के दे दिया, लेकिन
ह्यूमन इंटरेक्शन होनी चाहिए एसईओ के अंदर कि आप उसको चेक करें और फिर आप उसे पब्लिश कर दें। कम से कम आपकी इतनी एफर्ट होनी चाहिए। सर यही रखा हुआ है आगे लास्ट पे ये कि जो आनंद अगर सारे अगर वो चीज़ों को देख कर उसके इनबाउंड आउटबाउंड अगर लिंक्स जो है ना वो बना के फिर उसके बाद आगे जाया जाता हाँ सही है, बिल्कुल ये सही है, ऐसे सही है। है। ठीक हो सर, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर। रिजवान भाई का सवाल है, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी साइट को तकरीबन 2-3 महीने पहले लाई हुई थी, वो पहले दिन से ही सर्च पे रहे थे। मैं डेली सर्च कंसोल में एवरेज पोजीशन चेक करता हूँ तो कभी 15 होती है, कभी 9 पे आ जाती है और कभी 8 पे। मैं डेली पोस्टिंग कर रहा हूँ और कंप्यूटर से पहले ही आर्टिकल पब्लिश कर लेता हूँ, बट स्टिल इसकी पोजीशन मजीद इम्प्रूव नहीं हो रही। मुझे इस हवाले से सजेशन चाहिए थी। मैं अभी तक ऑफ पेज स्टार्ट करें इसकी, आप इसकी ऑफ पेज स्टार्ट करें और आपकी जो पोजीशन है ना वो स्टेबल हो जाएगी। बाकी 2-3 महीने जो है वो हनीमून पीरियड होता है वेबसाइट का। तो आप जो है ना 2-3 महीने अभी बहुत कम है, लेकिन आपके पास इंप्रेशन आ रहा है ना, तो आप उसके बैकलिंक्स बनाएं, उसकी ऑफ पेज स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताई है उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप इसके बैकलिंक्स बनाएं। तो 2 से 3 महीने लगेंगे आपको एक नेचुरल पेज पे बैकलिंक्स बनाने में। तो इंशाल्लाह 6 महीने में आपका पोजीशन और अच्छी भी हो जाएगी और वो स्टेबल भी हो जाएगी। मोहम्मद अबरार सर, नीड योर वर्ड्स गाइडेंस फॉर अ पर्सन हु वांट टू परस्यू विद ब्रांडिंग ब्लॉगिंग, the blog building, already about 4 domains, working on one right now and can wait for 1 year. Plus with site ranking or doing SEO before generate a tangible income. But I have full-time job and want to supervise the thing with outsourcing the task. Being SCBT student also know how the thing works, but don't how many persons should I have? A single person handle single task or should handle multiple sites, or I should have personal by their task. This expertise will be appreciated if अच्छा देखो, अगर भाई आप दो चीज़ें आपके एक आपके पास टाइम है तो आपका मसला वैसे ही हल हो जाता है, आपको ही बनाना। और अगर आपके पास टाइम नहीं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप कम से कम जो है ना, क्योंकि मैं 2 साइट्स जो है ना, आप उन पे काम स्टार्ट करूँगा और 2 बंदे हायर करूँगा। 2 बंदों के अंदर वो दोनों बंदे जो है ना इस काबिल होने चाहिए कि वो दोनों राइटर प्लस एडिटर है। सही है। अगर वो दोनों बंदे राइटर और एडिटर हैं तो आप उनसे कंटेंट लिखवाएं और कंटेंट आप उनसे उनसे सबमिट करवाएं। और लेकिन कम से कम आप इतनी एफर्ट दिखाएं कि आप हफ्ते में 1 दिन उन कंटेंट को अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से चेक करें और उनको जो है ये बताएं कि भाई इसमें ये मसला है, इसको ऐसे सही करना है। या आप खुद भी कम से कम जो चीज़ें चेंजेस आपको लगता है कि होनी चाहिए वो आप खुद ही चेंज कर देंगे। तो मेजर चेंज है तो आप इसको टास्क लिस्ट में डाल के और उनको बोलें कि आप वो खुद करें। नहीं तो जो वो है ना सबसे बेस्ट वो है रिकमेंडेशन में, वो यही कहूँगा। देखो राइटर्स कहीं ना कहीं डंडी लाजमी मारते हैं। अगर आप इन हाउस बिठा के ये काम करवा सकते हो, एक सुपरवाइजर रखते हो और 2 बंदे रखते हो तो फिर बेस्ट है, आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते आप तो आप भले स्लो पेज पे जाएं, आप हफ्ते में 2 आर्टिकल डालें, आप एक वेबसाइट को जो है ना हैंडल करें और खुद से उस पर काम करें। नादिर खान, मैंने आपका कोर्स देखने से पहले एक वेबसाइट बना ली थी, उस पर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम सही है, बट इजी टू रन कीवर्ड पिक करके एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर। अब उस पर 100 आर्टिकल पब्लिश हो और उनमें से कुछ इंडेक्स और ट्रैफिक भी आ रहा है, तो अब मैं उस वेबसाइट का क्या करूँ? मैं सारे आर्टिकल डिलीट करके दोबारा से टॉपिक, ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास 1000 ट्रैफिक है और वो इंक्रीज हो रहा है तो आप उन आर्टिकल्स में से वो आर्टिकल्स निकाल दो जो आप वो जो इररेलेवेंट है। सही है, जो इररेलेवेंट है, और उन आर्टिकल्स को रहने दो जो रेलिवेंट है और उनको ना ऑर्गेनाइज कर दो एक साइलो के अंदर, जैसे मैंने साइलो बनाने का बोला।
उन साइलोस के अंदर उनको ऑर्गेनाइज कर लो, जो साइलोस के अंदर से इरेलीवेंट है उनको डिलीट कर दो, और फिर फर्दर उन साइलोस से रेलिवेंट न्यू आर्टिकल्स के कीवर्ड्स निकालो और उनको पर आर्टिकल्स लिखो। तो ये सबसे आसान है। और सर यूनिक बैकलिंक शीट कैसे बना है और फिर उसके लिए क्लाइंट हंटिंग कैसे करें और बेस्ट है। जो यूनिक बैकलिंक शीट बनाने का देखो तरीका ये कि आप 1000 ऑफ बैक साइट्स को जो है ना अक्वायर ना करो। लेट सपोज आप 100 साइट्स निकाल लें बड़ी, और $50 से $300 तक की रेंज की, और आप इन 100 साइट को शीट में ऐड कर लें, उनके डीआर को अपडेट रखें, ट्रैफिक अपडेट रखें, और फिर उन्हीं वेबसाइट्स को जो आपने, फर्ज के तौर पर मिसाल देता हूँ मैं, कि आपने बोला भाई मैं टैग बुलियन को अपनी लिस्ट में डालना और टैग बुलियन के लिए मैं ऑर्डर पकड़ूंगा, सही है। तो आप जो है टैग बुलियन, तो आप जो है वो टैग बुलियन में ही जाएं और वहाँ जाके छानबीन करें। ऐसे तौर पे ये देखेंगे, ये पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, ये एक पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। मैं आप लोगों को जो है ना एक क्लाइंट हंटिंग जो है ना बहुत आसान चीज़ बता देता हूँ कि ये आपका एक पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। आप इसके पास जाएं, इसको कांटेक्ट करें, सही है, और कांटेक्ट करने के बाद आप इसको जो है वो आउटरीच कर सकते हैं अपने हिसाब से। 1 मिनट होल्ड करो। तो ये जो है आपका पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कि आप इसको कैसे स्विच करोगे। तो इस तरह से आप बहुत से पोटेंशियल क्लाइंट जो है ना गैस पोस्टिंग की साइट पे ही जाते हैं, मतलब आपने इसी पे गैस पोस्ट बेचनी है और यहीं से आपने क्लाइंट भी निकाल लेना है। तो देखेंगे गैस पोस्ट ही है जो कि स्लीप डॉट वाले भाई ने ली हुई है। तो देखें स्लीप डॉट एल, ये क्लाइंट हो सकता है। अब ये बंदा देखें ये क्लाइंट है ना, इसकी रेलिवेंसी आपको समझ में आ गई कि भाई ये बंदा एआई से रिलेटेड गैस पोस्ट ढूंढ रहा है। अब इस बंदे ने, आप अंदाजा लगाएं कि टैग बुलियन जैसी माठी साइट से भी बैकलिंक ले लिया। तो जब आप इसको अच्छी साइट देंगे ना एआई से रिलेटेड, आप एक अच्छी से ऑर्गेनाइज करेंगे लिस्ट एआई से रिलेटेड, और आप उसको वो लिस्ट ईमेल करें, प्रोफेशनल अच्छी सी ईमेल, और आप उसको जो है वो यहाँ से डायरेक्ट उसको ईमेल भेजें। और फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप इसको यहाँ से ईमेल भेजेंगे, इसकी ईमेल ही कहीं से अगर आपको मिल सकती है तो आप निकालें। आप उसको वो ईमेल भेजें और आप उसको टैग बुलियन से ज़्यादा बेहतरीन, आप जिक्र भी नहीं करना टैग बुलियन से भाई आप मुझे मिले हो फला और ये सब चीज़ें। आप उसको ना, इसको एक ऐसी पिच करें कि भाई मुझे लगता है कि आपको जो है आप इसमें इंटरेस्टेड हो गए, एआई से रिलेटेड मुझे लगता है कि ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि आपको आउट रैंक कर रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि इनके पास आपसे अच्छे बैकलिंक्स हैं। तो ये कुछ साइट्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं और कंसीडर कर सकते हैं बैकलिंक्स के लिए। तो इस तरह आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अगर टैग खाली आप टैग बुलियन को बैठ कर छाने ना, तो आपको यहाँ से बहुत क्लाइंट मिलेंगे। सही है, ये आउटरीच वाली बात समझ में आई।
आउटरीच वाली बात आपको समझ, जिनको समझ में आ गई है वो मुझे बता दें। और इसके अंदर एक पॉइंट ये भी है कि लेट सपोज आपकी ट्रैवलिंग की साइट है, सही है, आप ट्रैवलिंग की साइट से जो है वो किसी भी एक ट्रैवल की साइट निकालें जो गैस पोस्टिंग बेचती है, भरी पड़ी है साइट गैस पोस्टिंग की, ट्रैवल की भी, लोगों को पता नहीं कितनी लिस्ट ढूंढ रही है। आप उनमें से कोई एक अच्छी बड़ी साइट निकालें और उसके अंदर जो गैस पोस्ट जिन लोगों ने ले रखी है ना, उनकी साइट पे जा जाके आप उनको अपनी वेबसाइट पेज करें, फिर देखें कमाल। सर लोकल बिजनेस के लिए बैकिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है? जब बैकिंग स्ट्रेटेजी सब सेम ही है जैसे मैंने बताई है। एबीसी कैटेगरी की एसईओ कैसे होती है, कैटेगरी में जाकर फोकस करें। हाँ, कैटेगरी के ऐसे ये ऐसे होते हैं कि कैटेगरी में जाएं, फोकस कीवर्ड में कैटेगरी का नाम डाल लें और उस वो जो नाम है वो चैट जीपीटी को देके उसका जो है वो मेटा टाइपिंग मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवा लें चैट जीपीटी से। और जो ब्लॉग साइट की होम पेज है उसमें वेबसाइट का नाम दें और उसको बोलें कि वेबसाइट को एनालाइज कर लो, स्कैन कर लो, उसके हिसाब से मुझे इसका मेटा टाइटल और फोकस कीवर्ड दे दो बस। क्योंकि ब्लॉगिंग साइट के अंदर जो होम पेज होता है ना, वो आपका मनी पेज ही नहीं होता, वो सिर्फ शो केस होता है। मोहम्मद अबरार, व्हाट फीचर्स ऑफ लिंक एंड गैस पोस्टिंग मॉडल? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इज इट स्टिल अंडर डिबेट और विल गूगल इग्नोर बैकलिंक्स? नहीं, गूगल रैंकिंग फैक्टर्स में बैकलिंक से कभी भी इग्नोर कर ही नहीं सकता। किस चीज़ पे मेजर करेगा? Someone asked me while sharing a reel of Neil Patel. Summarize. Google announced at I/O the end of the 2010 Blue Links model, shifting to AI-powered sites with custom interfaces and AI agents that serves the web for users, making traditional links often afterthought. AI overview now reach 2.5 billion people monthly, and AI mode has over 1.1 billion users. So yeah, with AI agents starting to handle customer searches this summer, businesses should shift from click ranking focus to becoming the brand AI recommendation. सही है, मैं समझ गया आपकी बात। देखें, जो ब्रांड एआई रिकमेंडेशंस है ना, वो क्या है? इसका मतलब ये नहीं है आप, अब आपका एक ब्रांड है, उस वो रेकमेंड कैसे होगा? उसको रेकमेंड ऐसे, वो ऐसे तो नहीं होगा कि गूगल ही आपको रेकमेंड कर दे अपनी मर्जी से उठा के, उसने फार्मूला बना लिया आपके जैसे 10 ब्रांड्स उठा के और उसने अपने हिसाब से रेकमेंड कर दिया भाई पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। ऐसा नहीं है। जो बैकलिंक्स, वो जैसे हम बोलते हैं ना, तो आज तक हम ये बोलते हैं भाई, बैक हम किसी साइट से लिंक ले लिया उसे हम बोलते हैं बैकलिंक। फिर नाम चेंज हो जाता है, ब्रांड मेंशन और बैकलिंक्स दोनों चीज एक ही है। लेकिन बस फर्क क्या होता है कि एक फला वेबसाइट है, उसने अपने आर्टिकल के अंदर आपका एक एबीसीडी ब्रांड है उसको मेंशन किया, तो अब आपके पास एक ब्रांड मेंशन हो गया। अब वो जिसने आपकी वेबसाइट को मेंशन किया, वो जो वेबसाइट है उसकी खुद की ब्रांडिंग और रिकमेंडेशन कितनी है, गूगल इसको देखेगा। फर्स्ट के तौर पे एक वेबसाइट है, वो उसको फॉरबीज से, याहू से, एमएसएन से जो है मेंशंस मिल रही है, यानी कि उस ब्रांड का नाम उनकी साइट के किसी आर्टिकल पे मेंशन है। अब वो जो वेबसाइट है उसने आपकी साइट को मेंशन किया, उस जैसी और 10 साइट्स ने आपको मेंशन किया, आपके ब्रांड को मेंशन किया। अब आपका ब्रांड उस फला रेलिवेंट कैटेगरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर मेंशन हुआ है और आपके मुकाबले में आपके जो रेलिवेंट ब्रांड्स हैं वो उतने ज़्यादा मेंशन नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब ये कि आपको ज़्यादा अथॉरिटी, आपको ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलेगी। लेकिन पॉइंट कहाँ पे आया कि वो जो रेकमेंड आपको जिस बंदे ने ब्रांड, आपके ब्रांड को जिस साइट में मेंशन किया, उसने बेसिकली आपका लिंक भी तो लगाया है उस आर्टिकल में। अगर वो लिंक भी नहीं लगाया तो चलें, उसने कम से कम आपके ब्रांड का नाम तो लिखा है। तो बात फिर वहां पे आती है कि जो बैक लिंक्स है ना,
वो वाकई में इम्पोर्टेंट नहीं रहा है जितने इम्पोर्टेंट आपके ब्रांड का कहीं पे मेंशन होना हो गया। लेकिन वही बात है कि आप जहाँ पे एक लिंक के लिए पे कर रहे थे, आप वहीं पे जाके एक टैक्स के लिए पे कर रहे हो। टैक्स, एक टैक्स वर्ड के लिए। यानी कि फर्ज के तौर पे मेरा एक ब्रांड है नोजन टेक। अब मैं एक फॉरबिस पे गया, मैंने बोला आपके इस आर्टिकल के अंदर जो है ये एबीसी अकॉर्डिंग जो लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू एबीसी, इसको हटा के अकॉर्डिंग टू नोजन टैग कर दो और आप उस पर लिंक भी ना लगाओ। तो वो खाली सिंपल सा जो टैग्स होगा अकॉर्डिंग टू नोजन टैग का, वो बहुत ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखेगा और उसकी वजह से आपकी ब्रांड मेंशनिंग जो है वो बढ़ेगी। तो ब्रांड मेंशन और बैक लिंक्स लेने के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैक लिंक्स लेना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी। और गैस पोस्ट मॉडल के अंदर जो फ्यूचर ऑफ लिंक है वही फ्यूचर ऑफ टैक्स हो जाएगा। जहाँ आप अब जितने जैसे हमने जो गैस पोस्टिंग के ये ब्रांडेड ब्लॉग्स बनाए हैं ना, उसके अंदर आप क्या करोगे, आप आगे जाके डिजिटल पीआर ही सेल कर रहे होगे, ब्रांड मेंशंस ही सेल कर रहे होगे, आप खाली लिंक्स तक तो नहीं रहोगे ना। लेकिन ये चीज़ जब डिमांड में आएगी तब उसकी डिमांड आपके पास क्लाइंट खुद ही लेके आएगा। लेकिन वही बात है कि मीडियम तो फिर भी वही वेबसाइट होगा ना, उस वेबसाइट की अथॉरिटी, उस वेबसाइट का ट्रैफिक, उस वेबसाइट की एज, ये सब चीज़ें तब भी मैटर्स करेंगी। बस चीज़ें जो है वो हाइपर लिंक से हट के टैक्स बेस ज़्यादा हो जाएंगी, बस इतना सा डिफरेंस होगा। अब्दुल्ला बस वाले टूल बेस्ड वेबसाइट की एसईओ ये मैं बता चुका हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक वेबसाइट है, उसकी ये 7 मंथ है, लेकिन दोस्त ने इस पर वर्किंग नहीं की और डोमेन मुझे दे दी और निश भी काफ़ी टफ पकड़ी है, इंडोर प्लांट्स। और जस्ट 27 आर्टिकल हैं, 3 मंथ्स इंप्रेशन, 12 के 20 क्लिक्स। मैं उस पर वर्किंग कर रही हूँ, कंटेंट अच्छा है मेरा। यार करें वर्क, कर सकते हैं, तो ये मतलब बिल्कुल टफनेस तो नहीं है। आप इंडोर प्लांट के ऊपर अच्छा एक इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बनाएं। टॉपिकल मैप बेसिकली इंपॉर्टेंस रखता है हर चीज़ के अंदर। आप अच्छा टॉपिकल मैप बनाएं जो, और रखें, आप इस वेबसाइट पे काम करें 6-8 महीने दें, साल, क्योंकि एज भी अच्छी है। मार्केट का सवाल है, फ्रॉम वेयर डू वी हैव टू स्टार्ट अ बिगनर और ऑल्सो एज अ हाउसवाइफ, लाइक टू नो अबाउट द स्ट्रेटजी skills we learned a lot in different skills, so ये डिफरेंट स्किल्स पे ना जाए, उस स्किल पे जाए जो आपको मजा आता है करने में। हम यहाँ पे सिर्फ एक स्किल पे काम कर रहे हैं, एसईओ एंड ब्लॉगिंग। अगर आपको एक सिंगल और सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे ब्रांडिंग ब्लॉगिंग वाले कोर्स में जाएं। क्लास 1 से लेकर 14-15 क्लासेज हो चुकी हैं और कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आउटडेटेड नहीं है। आने वाले 8-10 साल तक तो आउटडेट नहीं होगा। आप एज इट इज उस चीज़ को सीखें और इम्प्लीमेंट करें, आपको बेनिफिट होगा, बाकी 10 चीज़ों से बाहर निकलेगा। मजीद अहमद, हाउ टू इंडेक्स ऑल ऑफ द पेजेस। हाउ टू इंडेक्स करने के लिए मैंने आपको बताया, इंटरलिंक का अच्छा होना जरूरी है, तो ऑल बजट को ऑप्टिमाइज करना इंपॉर्टेंट। हाउ टू इम्प्रूव रैंकिंग, एज डिस्पाइट रैंक मैप इट इज नॉट इम्प्रूविंग। रैंक मैप आपकी रैंकिंग को क्यों इम्प्रूव करेगा, आपका कंटेंट ऐसा तगड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन 3, विच फ्री थीम इज बेस्ट फॉर ब्लॉगिंग। मीट पे चले जाएं, ओशन WP पे चले जाएं, एस्ट्रा पे चले जाएं, सब अच्छी है। हाउ टू अप्लाई अ थीम फॉर ऑल पेजेस, मतलब जो कि थीम आपने इंस्टॉल की, एक्टिवेट की, वो आपकी पूरी साइट पे अप्लाई हो जाएगी। हाउ टू इंटरलिंक ऑल ऑफ पेजेस इन वन डे, और हाउ टू ऑटोमेट इंटरलिंकिंग, यार ये नहीं हो सकता। वन गो में जाने के लिए जो है ना, आपको पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना पड़ेगा क्लाउड से। ओपन क्लो लें और उसके ऊपर पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएं। मोहम्मद मुदस्सिर, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि गूगल अपना सर्च चेंज करने जा रहा है, तो ब्लॉगिंग में गूगल कोई सर्च चेंज करने नहीं जा रहा है, कौन आप लोग को बताता है ये सब बातें। गूगल सर्च चेंज कर देगा क्या होगा, क्योंकि एक कीवर्ड सर्च किया तो वहाँ पे क्या मतलब क्या आएगा। आपने गूगल कीवर्ड सर्च करना तो पूरी वेबसाइट्स आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो AI ओवरव्यू आएगा, और क्या है। चेंज से मेरा क्या आता है।
एक सवाल है, लेट से वी सिलेक्ट सेस निश अंडर टेक कैटेगरी, निश सेस मैक्रो निश मार्केटिंग टूल फॉर स्टार्टअप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। सही है। सिमिलरली कंसीडर एआई निश एज वेल, निश एआई इंडस्ट्री वाली। सही है। इफ अ सिंगल माइक्रो under SAS AI category is not producing enough article, can we include keyword related to micro niche in order to। सही है, बिल्कुल जा सकते हैं आप। देखें, ये रेलिवेंट है। एआई और सेस ऑटोमेशन, मतलब एआई से रेलिवेंट अगर आपके अंदर इसमें ये सेस और सेस ऑटोमेटेड मार्केटिंग, सेस एआई टूल्स फॉर स्टार्टअप, सेस एआई ऑटोमेशन, सीआरएम एआई सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एआई टूल्स, ये रेलिवेंट होगा इससे। लेकिन ये एग्जैक्टली जैसे ये है इससे रेलिवेंट नहीं हो सकता। ये दोनों डिफरेंट सर मैं कैटेगरी। ऐसे क्वेश्चन एक कर सकता हूँ? जी अस्सलाम वालेकुम, सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर ये मेरी क्वेश्चन है। इसमें सर बेसिकली दोनों कैटेगरीज अलग अलग हैं कि सास के जो माइक्रो निचेज हैं वो सास की वेबसाइट के लिए, और जो एआई की माइक्रो निचेज हैं वो एआई की वेबसाइट के लिए। यानी दोनों कि अलग। समरी ये है। जी जी सर, दोनों अलग अलग साइट्स हैं। मेन ये है सही। कि एक अगर मेन सास है उसके अंदर मल्टीपल माइक्रो निचेज हम कवर कर सकती हैं इन ऑर्डर टू मतलब गेट मोर देन 150 आर्टिकल्स। ये मेन सर कॉन्सेप्ट मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अंडर द वन निश ऑफ अम्ब्रेला आप कर सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, सही। ये पूछना था। बिल्कुल। सर मैंने जनवरी में अपनी डोमेन नेम बुक की थी, तब मैं किसी और का लेक्चर ज्वाइन किया, उन्होंने अर्निश रिसर्च के बारे में नहीं सिखाया। ये कैसे ऐसे अर्निश रिसर्च में सिखाई, और मैं तब एम ही जो समझ आया वो डोमेन रख लिया मैंने। टैप ऑर्बिट hp.com नेम बुक कर ली। सही है। सिलेक्ट प्रोडक्टिविटी सब निश पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन सर कोई साइड जब इस निश से रिलेटेड टैप ऑर्बिट, मतलब टैप करना यार, आप देखो ना, मैं इधर देख रहा हूँ लिस्ट ऑल टॉपिक्स ऑफ टैप। अब इसके अंदर देखें, मैं आपको बताता हूँ। आप एआई टूल का साइड बना लें, चैट जीपीटी एंड एआई असिस्टेंट पे बना लें, एआई ऐप पे बना लें, एआई वीडियो टूल्स पे बना लें, एआई ऑटोमेशन पे बना लें। अगर आप गैजेट्स पे आना चाहते हैं तो आप स्मार्टफोन पे बना लें, हेडफोन पे बना लें, पावर बैंक्स पे बना लें। मोबाइल टेक्नोलॉजी पे आना चाहते हैं, iOS अपडेट्स के ऊपर खाली एक वेबसाइट बना लें। 5G फोन्स पे बना लें, खाली 5G फोन्स के बारे में स्पेसिफिकेशन वगैरह। फोल्डेबल फोन्स के बारे में वेबसाइट बना लें। सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन टूल्स पे बना लें, खाली अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर पे बना लें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे बना लें। ऐप्स बनाना चाहते हैं, लर्निंग ऐप्स पे बना लें, खाली लर्निंग ऐप्स के ऊपर पूरी एक वेबसाइट बना दें, फिर उसके ऊपर पूरी एक वेबसाइट बना दें। इंटरनेट में आना चाहते हैं, वाईफाई पे बना दें, 5G इंटरनेट के ऊपर पूरी वेबसाइट बना दें। यूएस के अंदर पूरी एक ऐसी वेबसाइट बना दें जो 5G इंटरनेट के बारे में इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हों जिन पे। डोमेन नेम्स पे बना लें। साइबर सिक्योरिटी में जाना है, रैंसमवेयर पे डेडिकेटेड वेबसाइट बना लें। कितनी निशी, कितना है ये देखो ना यार, मतलब तो आप जाएं तो आप ढूंढें तो रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक पे बना लें, ग्रीन टेक, ग्रीन टेक को पूरी एक वेबसाइट बना दें। स्पेस टेक बहुत इमर्जिंग है, इसको बना लें। सर्वर से बना दी, मतलब जी टेक के अंदर आपको लगता है भाई मैं गूगल क्लाउड मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ आता है, अब इसके ऊपर पूरी एक वेबसाइट बना लें। अब जब आपने फाइल इसके ऊपर पूरी वेबसाइट बना दी गूगल क्लाउड है, तो ये वेबसाइट के ऊपर इन कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी क्लाइंट होंगे ना, आप उनको डैशबोर्ड्स दे सकते हैं, क्योंकि टैग से रेलिवेंसी है। पीओएस सिस्टम मिलेगा ना, पीओएस सिस्टम्स के ऊपर बना लो। इतनी निशेज है यार, मतलब आप कितनी निशेज पे साइड बनाएंगे।
थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है बस, और कुछ भी नहीं। टैप ऑर्बिट एचपी में अगर ना आप बना लें किसी, मैंने जो आपको जैसे बताया उनमें से कोई पकड़ लें आप। नवीन अहमद का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशंस यू अरेंज फॉर अस एंड स्पेशली फॉर कंटेंट writing letter and my blogs and articles are not only ranking but they are also been cited in real overview that really goes to you. चलो अच्छी बात है माशाल्लाह। वह चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे ना सही से तो कोई भी मेथड, जैसे वो आईसीटी मेथड बोलना फेल है, वो आपका मुझे नहीं पता आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया। At the moment, I am focusing on tier 1 countries and trying to identify niches that are relatively easy to run for while still having substantial search volume. You, थैंक्स यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एप्रिसिएशन के लिए। अल्लाह आपको आगे कामयाब करे इंशाल्लाह। हैवी भाई का एक और सवाल है, वन वेबसाइट, पहला सवाल है वेबसाइट के पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे बिकॉज सर्च कंसोल में शो है तो डिस्कवर्ड है, बट बिकॉज सर्च कंसोल वाला सेशन देखें इंशाल्लाह आपका ये मामला ना हल हो जाएगा। सेकंड, इंटरनल लिंकिंग का तो मैंने बता दिया ना यार, वो जो चैट जीपीटी से मैंने अभी बताया ना कैसे करें, वो सबसे बेस्ट है। मुदस्सिर भाई का सवाल है, सर टैग की निश पर काम करना लेकिन टैग के कीवर्ड नहीं। अभी मैंने कितनी सारी निशेज निकाली हैं, किसी पे तो आपको मिलेगी कोई शायद 100% अगर आप निश रिसर्च सही से करेंगे तो। सर आप मतलब कोई भी कैटेगरी उठा लो ना यार, कितनी कैटेगरी में यार, आई थिंक ये 100 तो होंगी, 100 तो 100% होंगी। किसी पे भी चले, स्टडी टूल्स पे पूरी वेबसाइट बना दो, नोट टेकिंग एप्स के ऊपर पूरी वेबसाइट बना दो, जाके कीवर्ड सर्च करो कुछ भी, कोई कॉम्पिटिटर 100% होगा जो ये काम करेगा मेरे। सर्च करते हैं। होगा भाई, ये देखो ना कितनी है, गैप भी है, नोट टेकिंग, नोट टेकिंग फ्री एप्स, ये तो बस मैंने ऐसे बैठे बैठे निकाल लिया। सर आपने कहा फ्री वाले बैकलिंक्स नहीं बनाने, लेकिन एससीबीटी में तो हमें वेब 2.0 नाम का बैकलिंक गूगल स्टेटिंग बैक, यार इसको मैंने बोला था कि फर्ज के तौर पे आप नाना बैकलिंक बनाते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी पे जाते हो और आप वहाँ पे जाके एक बैकलिंक बनाते थे। अब आपने वो बैकलिंक बना दिया, मॉडरेटर आया उसने वो बैकलिंक डिलीट किया। अब होता क्या है कि वो डिलीट तो करता है लेकिन ब्लैक लिस्ट में भी डाल देगा आपकी साइट पे। और अब तो सिस्टम उन्होंने पूरा ऑटोमेट ऐसे कर लिया कि वो ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट जो होती है ना स्पैमिंग की, उन वेबसाइट का डेटा भी गूगल को दे देता है निकाल के। अब आपने एक वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट पे या हुआवे पे या ऐसी किसी फॉरम पे आके बैकलिंक बनाया, उसने रिमूव किया, आपकी वेबसाइट को उठा के उसने स्पैम लिस्ट में डाला, उस लिस्ट को गूगल को दे दिया, तो आप तो वैसे ही आपकी मेहनत वो हो गई। आप बैकलिंक बनाओ नहीं, मैं तो बोलता हूँ बैकलिंक ही नहीं बनाए, बैकलिंक्स नहीं बनाओ, कंटेंट अच्छा बनाओ, टॉपिकल अथॉरिटी, टॉपिकल मैप्स के जरिए आप अपनी साइट बनाओ। आप यकीन करें आपको बैकलिंक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक वक्त में, आपको नेचुरल बैकलिंक्स मिलेंगे। जाहिर सी बात है जब आप यूजर की नीड को फुलफिल करोगे तो यूजर आपका कंटेंट खुद शेयर कर रहा होगा। आपका कंटेंट जब टॉप पे रैंक होगा तो कोई अगर आपके कंटेंट को देख के कुछ लिटरेचर या आर्टिकल या रिसर्च कर रहा है तो वो यकीनन आपको उस आर्टिकल का बैकलिंक जो है या अपनी साइट के अंदर एक्सटर्नल लिंक के तौर पे यूज करेगा आपकी वेबसाइट को। बस शर्त ये है आपका कंटेंट इस लेवल का हो कि बंदा उससे एडमायर हो जाए, इम्प्रेस हो जाए। गूगल इम्प्रेस हो गया तो सभी हो जाएंगे, गूगल इम्प्रेस होगा तो आपको टॉप पे रैंक देगा। सर ऐसी एजेंसी कैसे फाइंड करें जो बल्क में गैस पोस्टिंग साइट बाय करे? ये सिर्फ आपको रेडिट पे मिलेंगी ऐसी एजेंसी, वो रेडिट वाला सेशन था ना उसमें ये सब चीज़ें बताई।
तो रकुलन आपका सवाल क्या था सर? अच्छा ये सर, चैट जीपीटी से आर्टिकल बनाते हुए वो हमें मजीद टॉपिक्स बताते हैं कि उन पर भी बनाना चाहिए, क्या हमें फॉलो करना चाहिए? हाँ, आप उनको ना, जो आपके कीवर्ड से आपने आर्टिकल निकाले ना, उनके अलावा आप इनको सेव कर दो। आप फिर बाद में ना उन पे आर्टिकल्स लिखना, बिल्कुल लिखना, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं और वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, इसके बेनिफिट बहुत होते हैं। आर्टिकल अपडेट कैसे करते हैं? एडिट में जाएं, उसको अपडेट करें, एडिट करें जाके। सर मैं सिंपल HTML विजेट ऐड करती हूँ, सही है। और जो अभी मैंने बताया ना, चैट जीपीटी से जो HTML वाला कन्वर्ट कर दिया आपने, आप उसमें कोई अमेंडमेंट कर दिया ना, आप उसी चैट में जाएं, उसको बोले ये चीज़ एडिट कर दो, और वो एडिट करके जो जीपी वो HTML देगा, आप उसको अब एडिट पोस्ट में जाओ और रिप्लेस कर दो। सर मैंने थोड़ा वाइब कोडिंग एक टूल बेस्ड साइट बनाया, साइट में 32 है, अब इसके कंटेंट कैसे अपडेट करें? इससे रेलिवेंट टूल से रेलिवेंट है ना, आप एक टॉपिकल मैप बनाएं और कम से कम 25 to 30 आर्टिकल्स जो है वो उसमें आप डालें। क्रॉल बजट कैसे कम करते हैं? क्रॉल बजट कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि योस्ट की सेटिंग में जाओ, वहाँ क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन होता है। सिर्फ कैटेगरी, पोस्ट, इसको छोड़ के सब चीज़ों को ब्लॉक कर दो। सब डोमेन कैसे बनाते हैं? और सर सर्वर साइट को यूजेज पर भी गाइड करें इसके बारे में। सर्वर साइड यूजेज का सबसे अच्छा तरीका ये है उसको कंट्रोल करने का कि आपकी वेबसाइट पे जो फालतू फाइल्स पड़ी हैं उनको डिलीट कर दें। बैकअप्स फाइल बन जाती है, डिलीट करें उनको। सब डोमेन बनाने का तरीका ये, आपके पैनल के अंदर ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे वो बोलता है सब डोमेन का नाम डालें, ABC आपने नाम डाला और डोमेन सेलेक्ट किया और सब ऐड क्रिएट किया, वो सब डोमेन ऐड हो जाता है। यार रैंक मैच के अंदर भी सेटिंग में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा। अभी ये है ना, इसको आप चैट जीपीटी पे आए तो आप इसको बोलें अकॉर्डिंग टू रैंक मैच SEO plugin, I want a report.txt file data which will optimize my crawl budget for Google. थिंकिंग मोड ऑन कर लेना, थिंकिंग मोड इसके लिए। अब ये देखें, ये रैंक मैथ के लिए आप योस्ट में नहीं करना चाहते, आप robot.txt में भी डाल सकते हैं। ये कॉपी किया और robot.txt में या रैंक मैथ के अंदर जहाँ पे ऑप्शन होता है robot.txt की सेटिंग का, नेविगेट करें रैंक मैथ में, जनरल सेटिंग में एडिट robot.txt, वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। क्या होगा? यूजर एजेंट डिसअलाउ WP एडमिन, तो वो पूरा ब्लॉक कर देगा। अलाउ करेगा खाली एडमिन एजेंट्स का एडिटिंग, जो इंपॉर्टेंट होती है। ये सारे पेजेस डिसेबल डिसअलाउ कर देगा, गूगल को नहीं नजर आएंगे जिसमें XML RPC होगा। ऐसी जो सर्च टर्म वाले पेजेस होते हैं, सर्च 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 वाले पेजेस हटा देगा, टैग वाले पेज को कर देगा, ऑर्डर वाले पेज को, ये कमेंट के ऐसे पेजेस को, इन सबको वो खत्म कर देगा। यहाँ पे आप अपनी योर डोमेन की जगह अपना डोमेन डाल देना, सिंपल। आप इसको फर्दर यहाँ पे ये बोलें आई वांट टू ब्लॉक ई पेजेस
और ये फीड पेजेस सबसे ज़्यादा क्रॉल बजट लेते हैं। ये देखो अपडेटेड, अब ये मतलब उसको एक सिंपल सा आपने ये दे देना, ये प्रॉम्प्ट है, ये देना। ये आप इसको देना, वो आपको ना बना के दे देना। अब एडमिन को उड़ा दिया इसने सबको, फीड पेजेस भी खत्म, कम्युनिटी फीड भी खत्म, सब कुछ खत्म। सिर्फ अलाउ होगा आपका कैटेगरी का पेज और आर्टिकल का पेज, बस। आपकी वेबसाइट पे गिनती चुनती के 60-70 पेजेस होंगे, 1,000 का आपको क्रॉल बजट मिला हुआ है, 2 आर्टिकल डालोगे इंडेक्स होगा। हाँ, अगर वो डिस्कवर में चला गया, क्रॉल हो गया, डिस्कवर में गया तो वो फिर आर्टिकल के अंदर इशू। सही है भाई, यहाँ पे हो गए क्वेश्चन खत्म। डोमेन की जगह अपना डोमेन डाल लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है yourdomain.com, सही है। चले फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। आई होप तमाम लोगों के सवालों के जवाब हो गए होंगे। खुश रहें। जो भी मसले मसाइल हैं वो नोट कर लीजिएगा, और नोट जब आप कर लेंगे ना, तो अगले सेशन के लिए उनको रखें। सवाल जितने भी हैं जमा कर लेना आप लोग। फिर अगला सेशन इंशाल्लाह 3 हफ्ते, हर चौथे वीक के अंदर एक नया सेशन होगा। सही है। चलें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ओके।